औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो सोशियोलॉजी के पेपर 2 ओ लेवल IGCSE पेपर 2 के लिए बनाई जा रही है, जिसके अंदर हमारा बाकी सारे चैप्टर्स आते हैं। फैमिली हो गया, एजुकेशन हो गया, इस तरह के चैप्टर्स आ गए। हमने पहले पेपर 1 के लिए अलग से वीडियो बनाई थी, 2 वो लगा चुके हैं। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो बाद में कभी देख रहे हैं तो वो उस वाले सेशन को चेक कर लें फॉर पेपर 1। ये पेपर 2 पे फोकस करेगी। इससे पहले हम पेपर पैटर्न पे बात करेंगे डिटेल से। पेपर पैटर्न यानी कि पेपर की टेक्निक्स, पेपर में किस तरह आपने यानी कि बहुत सारी यानी कि जो मुश्किल चीजें होती हैं उनको कवर करना होता है, किस तरह आपने जो है कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना होता है उन पे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 2 चैप्टर्स को जरूर डिस्कस करने हैं फैमिली एजुकेशन को इंशाल्लाह। ये जो स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर में दे रहे हैं, ये 21 अक्टूबर और 2021 सुबह के 7:41 पे रिकॉर्ड करने में शुरू कर रहा हूँ। इसमें यार इशू ये था, रात मैंने वीडियो बना के उसे अपलोड के लगा दिया। पता नहीं कल रात कंप्यूटर को क्या हुआ है। मैं उस पर इजी होकर सो गया। मैंने कहा सुबह लग जाएगी, उसको बाद में अपलोड कर दूंगा। मैं जब सुबह 5 बजे उठाऊँ सर, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे, उस टाइम मैंने देखा है कि वो किसी वजह से क्रैश हुआ है। तो उस वजह से वो वीडियो ना वीडियो लग पाई, ना वो वीडियो सही पड़ी है, ना उसका जो है वो लग पाई, नहीं वो अपलोड हो पाई है। मेरा टाइम भी ज़ाया हुआ और उसमें ये किसी को फायदा भी नहीं हुआ। तो दोबारा बना रहा हूँ इसको, इंशाल्लाह भी लगा दूंगा। स्टार्ट करते हैं। देखो पेपर 2 में आपके जो पहली बात है वो ये है कि आपके पेपर का पैटर्न क्या है। सिंपल सी बात है कि आपके पेपर के अंदर आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं इन देयर इंटायरिटी यानी पूरे। ठीक है, आपको आंसर बुकलेट दी होती है। मतलब ये क्या, आप एक्सटेंशन बुकलेट्स ले सकते हो। आपका जो एक क्वेश्चन होगा यानी फुल क्वेश्चन वो 35 मार्क्स का होगा। 1 आवर 45 मिनट्स का पेपर है और आपने 2 क्वेश्चन उसमें करने हैं। अब आज दिन तक तो ऐसा ही है कि हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो आपके सिलेबस के सेक्शन है, फैमिली हो गया, एजुकेशन हो गया, उसके अलावा आपका क्राइम डेवियंस हो गया, मीडिया हो गया, इनमें से चारों में से आपका एक एक क्वेश्चन आता है। आपने कुल 2 करने होते हैं। ठीक है, आज चेंज हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे पता नहीं लगता कब वो चेंज करते हैं। अच्छा खैर, अब हमारे पास आ गया कि वो आम तौर पे ना आपको एक स्मॉल सा ऊपर एक वो देता है, स्टार्टिंग को देता होता है, यानी स्टार्टिंग स्टेटमेंट देता होता है, एक इनिशियल स्टेटमेंट देता होता है। ये इनिशियल स्टेटमेंट आपके आंसर्स के साथ बस इतनी ही लिंक्ड होती है कि उसमें कुछ बातें उसने बताई होती हैं, जिन जिन टर्म्स को उसने यूज किया होता है ना, आम टॉप में वही टर्म्स जो है वो आपके आंसर्स में आपके क्वेश्चन में पूछी जा रही होती हैं, कनेक्ट होती हैं क्वेश्चन से, इस तरह। लेकिन वैसे जिस तरह आपका याद है पेपर 1 में होता था, पेपर 1 के क्वेश्चन 1 में बकायदा केस स्टडी दी होती है, वो वाला सीन नहीं होता यहाँ पे। कोई केस स्टडी उसने नहीं दी होती, बस आपको यानी कि उसने एक स्टार्टिंग एक स्टार्टिंग नोट दिया होता है कि आपका जो है किस चीज के बारे में वो आपसे यानी कि बात करने वाले हैं, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। ठीक है जी, पढ़ जरूर लिया करो उसे। अब हमारे पास आ गया कि आपको वो पहला क्वेश्चन दे देगा डेफिनेशन का। उसको आमतौर पर इस तरह कहता होता है व्हाट इज मेंट बाय। मैंने आपको पहले भी बताया था, पेपर 1 में भी इस तरह ही था कि डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में आपको 1 मार्क मिलता है पार्शियल डेफिनेशन का, यानी उस चीज के बारे में एक डिस्टिंक्ट बात बताने का जिस जो उसकी डेफिनेशन का हिस्सा है। फुल मार्क्स मिलते होते हैं आपको उसकी क्लियर डेफिनेशन देने का, यानी कि उसके बारे में कम से कम 2 डिस्टिंक्ट बातें कवर करने का कि वो चीज क्या है। और अच्छा, बच्चे पूछे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल आपकी असल डेफिनेशन को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगी। अगर आप डेफिनेशन आपको नहीं याद और आप एग्जाम्पल दे आते हो, नहीं, एग्जाम्पल देना असल डेफिनेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप असल डेफिनेशन देना नहीं दे पाते या मिस कर देते हो या उसमें कोई चीज गलती करते हो या उसमें कोई पार्ट मिस कर देते हो, तो आपकी एग्जाम्पल उसको कंपनसेट नहीं करेगी। ये नहीं होगा क्योंकि एग्जाम्पल दे दी तो आपकी डेफिनेशन को कोई मसला नहीं। डेफिनेशन पहले जरूरी है, उसके बाद एग्जाम्पल सपोर्टिंग के तौर पर होती है। ठीक है, डेफिनेशन जो है पहले वो पूरी कंप्लीट जरूरी है। अच्छा, वो हमारे पास आ गया। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा डिस्क्राइब का। वो आपसे कोई 2 चीजें पूछेगा। ठीक है, यानी कि वो पूछेगा डिस्क्राइब 2 वेज, डिस्क्राइब 2 थिंग्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। इसमें आमतौर पे होता क्या है कि बेसिकली जरूरी बात क्या है, इसमें आपको 5 10 15 पॉइंट लिखने के पॉइंट, जब भी मैं पॉइंट कहूँ मतलब ये कि डिस्टिंक्ट बातें लिखना आपने ऐसे फॉर्म में ही है, पैराग्राफ फॉर्म में ही है। पॉइंट से मुराद ये कि डिस्टिंक्ट बातें, डिफरेंट बातें। ठीक है, आपको 5, अगर आप 4 अलग अलग डिफरेंट बातें लिखाते हो, उसके आपको 4 में से 2 नंबर मिलेंगे। रीजन ये है कि उसने आपको 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन दिया है, उसने 2 बातें पूछी हैं, हर बात के 2 मार्क्स हैं। कैसे? पहला मार्क है उस बात को सही आइडेंटिफाई करने का। आइडेंटिफाई का मतलब होता है बताना कि ये एक चीज यहाँ पे आ सकती है। और सेकंड मार्क होता है उसको डेवलप करने का, यानी उसको कनेक्ट करने का गिवन क्वेश्चन के साथ कि किस तरह वो चीज यहाँ पे आ सकती है। यानी अगर मैं कह रहा हूँ, फर्ज करें मैं कहता हूँ कि जो मैं अगर वो कहता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज जो है वो ग्रो क्यों, डेवलपिंग वर्ल्ड में आहिस्ता आहिस्ता ग्रो क्यों करती जा रही हैं, 2 रीजन बताए। मैं पहला रीजन लिखता हूँ कि न्यूक्लियर फैमिलीज आर वेल सूटेड फॉर द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये मैंने आइडेंटिफाई किया है, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन का 1 मार्क हो गया। मुझे इसका कनेक्टेड वाला दूसरा मार्क तब मिलेगा जब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि मैंने ये जो आइडेंटिफाई किया है, मैं क्यों समझता हूं कि यहाँ पे ये पॉइंट आता है।
मैं लिखूंगा कि रीजन ये है कि द न्यूक्लियर फैमिलीज आर मोर मोबाइल एंड दे कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री। ये वो रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मैंने पहले बात की है कि न्यूक्लियर फैमिलीज आर मोर सूटेड टू कैपिटलिज्म, वो बात यहाँ पे फिट होती है। इस तरह मैं दूसरा एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करूंगा और उसको जो है इस तरह उसमें से बात को कनेक्ट करूंगा। यानी बात समझाने वाली ये है कि आपको दो सही बातें आइडेंटिफाई करनी है, उसके 2 नंबर हो जाएंगे, फिर उन दोनों सही बातों को आपने एक एक करके डेवलप करना है, यानी बताना है कि वो जो दो सही बातें हैं वो आपको, यानी वो क्यों यहाँ पे अप्लाई होती हैं, वो यहाँ पे क्यों सही है, क्या उनके बारे में ऐसी क्या चीज है, उनसे ऐसा क्या होता है, या बेसिकली यानी कि उनकी ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज है जो उनको यहाँ पे रेलिवेंट बनाती है, सही बनाती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो यहाँ पे फिट होती हैं बातें। 2 नंबर उस चीज के हैं, ठीक है। 5 10 15 पॉइंट्स लिखने के आपको 2 से ऊपर नंबर नहीं देगा, 4 नंबर आपको इस तरह मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास 6 मार्क्स का जाता है। ये एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट बेस्ड मार्किंग क्वेश्चन होते हैं, होलिस्टिक मार्किंग के होते हैं। पॉइंट बेस्ड आपका जो क्वेश्चन 1 और 2 है, यानी क्वेश्चन 1 का किसी भी क्वेश्चन का पार्ट ए और बी है, 2 और 4 मार्क्स वाला, वो पॉइंट बेस्ड मार्किंग का है। यानी जिस तरह मैंने बताया कि 1 नंबर इस चीज का, दूसरा नंबर इस चीज का। जो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो होलिस्टिक मार्किंग का होता है, वो आपका पॉइंट बेस्ड मार्किंग का नहीं होता। मतलब ये कि उसमें बैंड बने होते हैं। जब बैंड बने होते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि उसमें हमें ये नहीं पता होता कि आपने इतने पॉइंट लिखने हैं। बच्चे पूछते हैं सर हम लोग 6 मार्क्स के 6 पॉइंट लिखे हैं बहुत है, ये 6 डिस्टिंक्ट बातें लिखा है बहुत है। बेटे जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है आपके, एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, या जो आपका उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स का एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन है, या आपका टू वॉट एक्सटेंड वाला क्वेश्चन है, इसमें होलिस्टिक मार्किंग है। आपको जितने सही पॉइंट आते हैं आपने वो सही तरह वहां पे लिखने हैं। जितने सही पॉइंट आते हैं, जो चीज सही हो, वो आपकी वहां पे फिट हो रही हो, यानी उस क्वेश्चन के लिए वो रेलिवेंट हो, वो दूर की बात ना हो उस क्वेश्चन में, और वहां पे आप सही तरह उसे यानी कि डेवलप कर पाओ। जितने आते हैं उतने डेवलप करने हैं। यहाँ कोई पॉइंट बेस्ड मार्किंग नहीं है कि उसने आपको इतने न कितने नंबर देने, उसने आपके पूरे उसके जो है डेप्थ चेक करनी है आंसर की। तो ये याद रखना कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें होलिस्टिक मार्किंग है, पॉइंट बेस्ड मार्किंग नहीं है। जितने पॉइंट आते हैं सही रेलिवेंट सारे लिखने होंगे, ठीक है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में वो आपको बेस्ट मार्क्स देगा जब आप, यानी फुल बेस्ट मार्क्स से जाओगे जब आप क्लियर एक्सप्लेनेशन दोगे, क्लियर होगी, ये समझ आ रही होगी, दूसरा एक्यूरेट होगी, यानी ये सही होगी, ये ना हो कि बात कोई और आप कोई और लिखा हो, ठीक है। सोशियोलॉजिकल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आपका शो हो रहा होगा। अच्छा, सोशियोलॉजिकल टर्म्स जहां पे रीजनेबल हो, जहां वो नेचुरली वहां पे यूज हो रही हो, आपने वहां पे यूज की होंगी, उनको एक्सप्लेन किया होगा। एक्सप्लेन के बाद 10 पेज लिखना नहीं है, बताया होगा कि टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद ये कि आपने क्या होता है, पॉइंट्स को प्रॉपर्ली डेवलप किया होगा, जो बात आप वहां मेंशन करोगे उसको कनेक्ट करोगे अपने क्वेश्चन के साथ, या यानी वही मतलब ये है कि बताओगे कि आपको क्यों लगता है कि जो बात आप मेंशन की है, आपको लगने से मुराद ये है कि सोशियोलॉजिकल नॉलेज वाला से कोई इन्फॉर्मेशन जो है उससे कैसे साबित होता है कि ये बात जो है वो यहाँ पे फिट होती है, इस बात का ये आउटकम निकलता है, ठीक है। हर पॉइंट को इस तरह करते जाओगे। अब आगे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का अलग से मार्क्स नहीं है उसके, लेकिन अगर आप चाहो तो 1 लाइन का इंट्रोडक्शन, 1 लाइन का कंक्लूजन दे देना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी आपका इस तरह ओपन क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन वाई वाला, ठीक है। उसमें भी वही चीज है, उसमें यानी कि अब आपको और फर्दर डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें मेन बात क्या है, जो आपका वो होता है ना, क्या होता है, जो आपके एक्सप्लेन के क्वेश्चन होते हैं, आपने रहना उसी चीज के ऊपर होता है जिससे आपने पूछी, जो उसने आपसे पूछी है। फर्स्ट करने वो आपको कहता है एक्सप्लेन व्हाई बर्थ रेट्स आर डिक्रीजिंग, तो आपने डिक्रीजिंग पे स्टिक करना है, आपने इंक्रीजिंग वाले दूसरे साइड ऑफ पॉइंट लिखना है। ये 6 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उनके अंदर, ठीक है। या वो आपको फर्स्ट एक्सप्लेन दी एडवांटेजेस ऑफ समथिंग, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो आपने बस एडवांटेज पे स्टिक करना है। एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन में आपने दूसरे साइड पे नहीं जाना, वो टू व्हाट एक्सटेंट वाला क्वेश्चन होता है इसमें हमें दूसरे साइड पे जाना होता है, ठीक है। अब जरूरी बात क्या है, एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन में सर आप, यानी कि अब बच्चे पूछने से हम कैसे कैसे चीजें सोच सकते हैं। देखो, जिस चैप्टर का क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन में याद रखना कि आम तौर पे एक तो हो जाएगा उसका वो डायरेक्ट मटेरियल उस क्वेश्चन का जो आप ऑलरेडी बुक से पढ़ चुके हो, पहले तो आपने उसके ऊपर फोकस करना है। आपका मोस्टली क्वेश्चन उससे आंसर ड्राफ्ट हो जाएगा, अच्छा आंसर। फिर एक दफा ना जो बुक के मेन 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 आपके, यानी कि जो बुक के सेक्शंस है उस चैप्टर के, उस सेक्शन बुक के नहीं, उस चैप्टर के जो मुख्तलिफ सेक्शन है, उस चैप्टर की जो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है, उनको जरा रिवाइज करके सोचा करो दिमाग में, यार उनमें से कोई और बात यहाँ अप्लाई तो नहीं होती, कोई और बात इससे कनेक्ट तो नहीं होती, किसी और बात का यहाँ लिंक तो नहीं बनता। खुद से हवाई लिंक नहीं बनाने, खुद से दूर दूर के लिंक नहीं बनाने, जो नेचुरली लिंक्स बनते हैं उन पे आप जरूर फोकस कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी बात को फर्दर वेटेज देते हैं, बात को गहरा करते हैं। लेकिन ये है कि फिर वही बात है कि नेचुरली लिंक बन रहा हो, ये ना खुद से बना के लिंक बैठ जाओ, उसका फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया, जब आप सही तरह आंसर ड्राफ्ट कर लो, यानी आपका आंसर ड्राफ्ट को ये चीज सब्स्टिट्यूट नहीं करेगी, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, कि आप उसमें कोई रेलिवेंट जो एग्जांपल है वो दो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करेगी, पहले बता रहा हूं, तब कॉम्प्लीमेंट करेगी जब पहले सही चीज लिखी होगी, उसे उसको उसकी जगह नहीं ले सकती ये बात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया, ये चीज हो गया। उसके बाद ये कि आपका
जो अच्छा ये एक मिनट, उसके बाद आ गया, हाँ जो पॉइंट्स आपने मेंशन किए उनको भी आप देख सकते हो कि आपस में फर्दर बीच में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं किस तरीके से, उस बात पे बात कर सकते हो। ठीक है, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज जो है, फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो हो गई आपकी, आपका फेमिनिज्म थ्योरी वाला जो हो गई आपकी, जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच है, जो आपका बेसिकली पेपर वन का मटेरियल था, वो यहाँ पे उसका आपने मटेरियल एक्सप्लेन करने नहीं बैठना। ये बात आप जरूर सोच सकते हो कि ये जो क्वेश्चन उसने पूछा है इस चीज के बारे में, उनमें से कोई आइडिया यहाँ कनेक्ट तो नहीं होता। जैसे वो आपसे पूछ लेता है कि जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है वो इंसान को प्रिपेयर करता है सोसाइटी के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द फैमिलीज इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द पर्सन फॉर द सोसाइटल रोल। तो यहाँ आप बात कर सकते हो कि फंक्शनलिज्म ये बात करती है कि फैमिली इसलिए उसको प्रिपेयर करती है ताकि कंसेंसस रहे, लोग चीजें क्वेश्चन चलती रहें। का कैपिटल जो आपका मार्क्सिज्म है वही समझती है, या आपका जो कॉन्फ्लिक्ट हुई समझती है कि ये मार्क्सिज्म बेसिकली समझती है कि ये आपको रेडी कर रही होती है फैमिली नौकर बनने के लिए, यानी उसका क्या नाम है, सोसाइटी का नौकर बनने के लिए, कैपिटलिज्म का नौकर बनने के लिए, उसमें यानी वर्कर बनने के लिए। बात समझ आती है? तो मकसद ये है कि इस तरह आप उनमें से इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर सकते हो। फिर जो कॉमन कंसेप्ट हैं, ग्लोबलाइजेशन एक कंसेप्ट है, इसके बारे में सोच लिया करो कि ग्लोबलाइजेशन किस तरह इस बात से कनेक्ट होती है। डेवलपिंग कंट्रीज वाला कंसेप्ट क्या यहाँ पे किस तरह अप्लाई हो रहा है, खुद से नहीं थोप देना, मकसद अगर नेचुरली हो रहा है तो सोचने की कुछ बातें बता रहा हूँ जो आपकी कॉमन वहां पे आ सकती हैं। इस तरह मैंने थ्योरीज वाला बता दिया आपको। ठीक है, क्या चेंजिंग रोल्स जो है किस तरह वो उस पे अप्लाई हो रहे हैं, क्या कोई रोल काफी अरसे से कॉमन चलता आ रहा है वो उस पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आपका कोई और सेक्टर यानी कोई और इंस्टीट्यूशन कनेक्ट तो नहीं हो रहा है इसके साथ, क्या एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन तो इस चीज से कनेक्ट नहीं हो रहा, क्या फैमिली का इंस्टीट्यूशन कनेक्ट तो नहीं हो रहा, क्राइम एंड डेविएंस तो कनेक्ट नहीं हो रहा, उनका मटेरियल नहीं, उनका मटेरियल उनके चैप्टर में रहेगा, उनका मटेरियल आप इस क्वेश्चन में यानी वो मटेरियल उठा के क्वेश्चन कंपनसेट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। फैमिली का क्वेश्चन है तो वहां पे आप एजुकेशन वाले चैप्टर के मटेरियल उठा के जो है उनसे उनको एक्सप्लेन करके मार्क्स नहीं ले सकते। हाँ, अगर इस क्वेश्चन के साथ कोई स्पेसिफिक बात कनेक्ट कर रही है उस मटेरियल के चैप्टर की, नहीं वैसे ही वहां पे कनेक्ट कर रही है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उस चीज की हिस्ट्री या फ्यूचर या उसके इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ये चीजें सोच सकते हो, इस तरह आपके सोचने में आसानी होगी। अच्छा, अब आ गया सर हमारे पास जो मुश्किल 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, जब भी टू व्हाट एक्सटेंड का क्वेश्चन होगा, मैंने ये पिछले पेपर में से बड़ी डिटेल्स समझाया था, टू व्हाट एक्सटेंड के क्वेश्चन में दोनों साइडों पे लिखना होता है। कोशिश करो कि दोनों साइडों पे बराबर लिखो और जितना आता है सारा लिखो जो कि सही और रेलिवेंट है, क्योंकि यहाँ भी होलिस्टिक मार्किंग है, पॉइंट बेस्ड मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो अच्छा वो करना है। उसके बाद आ गया इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का अलग से मार्क नहीं है, आप देना चाहते हो उसके लिए तो आप जरूर दे सकते, अगर आप है कि मैंने देनी है तो एक सिंगल लाइन की इंट्रोडक्शन होगी, सिंगल लाइन का कंक्लूजन। लेकिन जरूरी बात क्या है कि इसमें जो मेरी मार्क्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कंक्लूजन वाली बात मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ, इसको जरूर समझना, यानी कि जो मैं बात करना चाह रहा हूँ इसको पूरा सुन लेना ताकि इसमें मिसगाइड ना हो जाओ। कंक्लूजन से मेरी मुराद, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन से मेरी मुराद ये है कि पहले आपके पॉइंट्स मैटर करते हैं, फिर आपके जो कंक्लूजन है उसके मार्क्स हैं। जरूरी बात क्या है, अगर आप सिर्फ एक साइड के पॉइंट्स को बेहतरीन लिखाते हो, दूसरी साइड को टच नहीं करते, तो 15 में से मैक्सिमम 8 मार्क्स मिलेंगे आपको, 8 से ऊपर मार्क नहीं मिलेंगे। ठीक है, दोनों साइडों पे पूरी पूरी बात करोगे तो फिर आपको जो है फुल मार्क्स मिलने का चांस होगा। एक चीज तो ये हो गई। अब आ गया कि आपको फुल मार्क्स किस चीज के मिलते हैं। एक तो ये कि आपका नॉलेज एक्सलेंट हो, ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज हो और रेलिवेंट नॉलेज हो, उधर उधर चीजें लिखी हो। डिबेट में ये देखो उस पर्टिकुलर, देखो एक होते हैं दोनों साइडों के वैसे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वो तो आपने यूज करने ही करने। एक होती हैं वो बातें जो उस डिबेट के अंदर, वो स्पेसिफिक बातें जो उस डिबेट में, उस जो दोनों साइडों का आपस में कंपैरिजन है, उस दोनों साइडों का जो आपस में इख्तिलाफ है उसको क्लैरिफाई करने का काम आती हैं। ठीक है, यानी ये वो बातें होती हैं जो स्पेसिफिक उस डिबेट के साथ रिलेटेड होती हैं। जैसे एक चीज हो गई न्यूक्लियर फैमिली के फीचर्स, एक हो गए वियनफुल फैमिली के फीचर्स। अगर आपको इनको आपस में वो करना आ जाए, यानी आपस में इनको कंपेयर करना आ जाए, फर्ज करें कि टू व्हाट एक्सटेंट वो कहता है कि न्यूक्लियर फैमिली इज द बेस्ट फैमिली, एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपको इनको आपस में कंपेयर करना आ जाए तो एक तो इनके डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, एक वो बातें हैं जो इनके बीच में आपस में जो इनका कंपैरिजन है उस पे उसके लिए स्पेसिफिक होती हैं। जैसे ट्रांजिशन टू न्यूक्लियर फैमिली जरूरी हो जाता है क्योंकि फैमिली के एक्सपेंसेस बढ़ रहे होते हैं, वो इस तरह मल्टीपल फैमिलीज को आपस में अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, अगर एक साथ रह रही हो मल्टीपल जनरेशन इस तरीके से। ये समझाने वाली बात यह है कि इस तरह आपने उन बातों में फोकस करना है। अच्छा, फिर आ गया आंसर आपका वेल डेवलप होना चाहिए। डेवलपिंग मैं आपको पहले समझा चुका हूं किस तरह करते हैं। ठीक है, आपका आंसर उस क्वेश्चन से फोकस्ड हो, आप हवाई इंफॉर्मेशन ना देते जा रहे हो, बेशक आपको पूरी बुक याद है वो आपने लिखनी, आपने जो लिख रहे हो उसको कनेक्ट करना है क्वेश्चन के साथ कि ये जो बात मैं लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन से कनेक्टेड किस तरह है जो उसने पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा वाइड रेंज ऑफ पॉइंट्स को डिस्कस करना है, एक दो तीन चार बातों को बैठ के सिर्फ उनको एक्सप्लेन नहीं करते जाना कि सर मेरे सर ने तो कहा था कि 4 नंबर काफी, 4 8 15 नंबर में 4 पॉइंट काफी होते हैं, ऐसे नहीं। आपने वाइड रेंज ऑफ पॉइंट्स यानी कि एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पॉइंट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, दोनों साइड पे बात करनी है, रेंज ऑफ दोनों साइड पे रेंज ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब आ गया
कि आपने जो टू व्हाट एक्सटेंट वाले पार्ट है बेहतरीन मार्क्स लिए उसका प्रॉपर कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन का मतलब रेपिटेशन नहीं होता, पॉइंट्स की रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि एक पॉन्डरिंग अप्रोच उसके ऊपर, एक यानी एक दोबारा जैसे होता है अपनी बात को रीड करके, अगर आप अपने जो आपने ऊपर पॉइंट्स दिए फॉर और अगेंस्ट यानी कि दोनों साइडों में बात के, उनको रीड करके दोबारा अब आपको उसको करके एक थर्ड पर्सन व्यू के तौर पे, यानी आपको उसमें से क्या चीजें डिराइव हो रही हैं, ये होती है रिफ्लेक्शन उसके ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर। रिपीटिशन नहीं करनी थी, रिफ्लेक्टिव एक कंक्लूजन दो, अच्छी बात है। एक से डेढ़ दो लाइन का इंट्रोडक्शन दे देना, इंट्रोडक्शन के उसने अलग से मार्क्स मेंशन नहीं किए हुए, ठीक है। कंक्लूजन के मैंने आपको बता दिया कि बेहतरीन मार्क्स के लिए इस तरह रिफ्लेक्शन जरूरी है, रेपिटेशन के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये क्लियर हो गया, यानी उसमें आपका जो कंक्लूजन वाली बात है वो मीट नहीं होगी अगर आप रिपीटिशन कर रहे हो। अब आ जाता है क्या क्या पॉइंट सोच सकते हो जो मैंने आपको पहले बताए हैं, उस तरह बातें सोच सकते हो। अच्छा, अगर उसने आपको दिया हुआ है, फर्ज करते हैं एक क्वेश्चन आ गया, टू व्हाट एक्सटेंट डज एथनिसिटी इंपैक्ट अपॉन एक्सपीरियंसेस ऑफ फैमिली लाइफ, ठीक है। तो पहले आपने बताना, यानी पहले आपने फोकस करना, पहले से मुराद ये कि आप इनमें से सेटिंग कोई भी कर सकते हो, लेकिन आपने एक चीज इसमें फोकस करना है, वो ये है कि हाँ वो क्या बातें हैं खुद एथनिसिटी की, एथनिसिटी इटसेल्फ की, जो यानी कि बात प्रूव करती है कि हाँ यानी कि जो है वो फैमिली लाइफ पे इंपैक्ट कर सकता है। फिर आ गया नहीं वो कौन, यानी वो कौन सी बातें हैं खुद एथनिसिटी की, एथनिसिटी जो चीज उसने मेंशन की हुई है जो कि इसकी अदरवाइज सजेस्ट करती है कि वो जो है आपके फैमिली लाइफ पे इतना इंपैक्ट नहीं करता। तीसरी चीज आ गई, जो बाकी रिलेटेड फैक्टर्स हैं फैमिली लाइफ के ऊपर जो इंपैक्ट करते हैं वो क्या हैं और वो किस तरह इससे डिफर करते हैं, उनमें क्या चीज डिफरिंग पॉइंट है, वो क्या डिस्टिंक्ट बातें जो उनको डिफरेंट बनाती है और वो किस तरह इंपैक्ट करते हैं नहीं करते। लेकिन ये जो बाकी पॉइंट्स हैं इनमें सिर्फ वो बातें उनकी पिक आउट करना जो इस क्वेश्चन से इसके साथ कंपैरिजन में कनेक्ट हो रही हो, पूरी पूरी डिस्कशन डालनी है उनकी, कनेक्ट कैसे हो रही है, उनके पास क्या स्पेसिफिक एडवांटेज है, क्या स्पेसिफिक डिसएडवांटेज से वो ज्यादा या कम इंपैक्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ पे कनेक्ट करना बात से, उनको एक्सप्लेन करना, बैठ जाना बाकी बातों को, ठीक है। इस तरह आपके हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इसके सिलेबस के ऊपर, यानी सिलेबस से मुराद ये है कि हमारी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, उसके मुख्तलिफ अप्रोचेस के ऊपर उस पर बात कर लेते हैं। कंप्यूटर बंद ना हो जाए कि दोबारा बनाने का इसके बाद टाइम भी नहीं रहेगा। एक सेकंड यार, ये मेरे पास खुल रहा है, मैं बल्कि इसको पॉज कर दूं, मैं करता हूँ स्टार्ट। अच्छा, अब हमारे पास पहले आता है फैमिली वाला चैप्टर। देखो फैमिली वाला चैप्टर में पहली चीज तो याद है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। पहली चीज याद रखो कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। देखो न्यूक्लियर फैमिली होती है कि एक ऐसा फैमिली यूनिट आम तौर पे जिसमें यानी कि उसका बेसिक कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि जहाँ पे टू जनरेशन हो सिर्फ, एक आपकी पेरेंट्स की जनरेशन होगी और उसके बाद आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ये वर्ड जरूरी है। अमूमन जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो कंसिस्ट करती है पेरेंट्स और उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन। पेरेंट के अंदर ये जरूरी नहीं है कि वो मैरिड हो, यानी सोशोलॉजी में जो बात समझा रहा हूँ, वैसे रिलीजियस बात तो अलग है, सोशोलॉजी में जो बात है वो ये है कि उनका मैरिड होना जरूरी नहीं है, वो कोहैबिटेशन भी कर सकते हैं, वो सिविल पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं, वो आपके मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मकसद ये है कि वो आपकी एक फैमिली टाइप वो होगी। दूसरा आ जाता है एक्सटेंडेड फैमिली, इसमें आपकी मल्टी जनरेशनल फैमिली होती है, जैसे ये नहीं होती जैसे हमारी गाँव में होती है, क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, क्या फैमिली सिस्टम, ये वर्ड नहीं होता यार, फैमिली सिस्टम क्या यूज, हम लोकल यूज कर रहे होते हैं। मकसद ये इसमें दादा दादी भी साथ होते हैं, ताया ताई उनके बच्चे वगैरह भी, सारा ये जो ये सीन होता है वो आपका एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है। अच्छा, रिकंस्टिट्यूटेड फैमिली ये है कि उनमें से यानी किसी एक, यानी वो जो एक हो गया या दूसरा हो गया उसका, रिकंस्टिट्यूटेड फैमिली होती है कि जहाँ किसी यानी जो पेरेंट्स हैं बेसिकली उनमें से कोई एक पार्टनर जो है उसका, किसी एक का या दोनों पार्टनर्स का, जो पहले पार्टनर था, जो पहले जिस मैरिज में थे, पहले जिस कोहैबिटेशन में थे, पहले जिस उसमें थे सिविल पार्टनरशिप में थे, उसके साथ ब्रेकअप हुआ और ये जो है यानी कि स्टेप फैमिली के तौर पे किसी यानी एक साइड जो है वो स्टेप जरूर हो, दोनों भी हो सकती है। स्टेप फैमिली से मुराद ये है कि उसका यानी कि सेकंड वो यानी कि पार्टनर हो जो पहले उसका पार्टनर नहीं था। सिंगल पेरेंट फैमिली में और आपका, अच्छा सिंगल पेरेंट फैमिली की आगे आपकी टाइप्स की होती हैं। इसमें यानी आपके पास आ जाता है सिंगल पेरेंट फैमिली ये कि यानी जहाँ पे एक पेरेंट होता है, ठीक है, एक यानी कि जेंडर रोल अवेलेबल होता है। एक पेरेंट से मुराद ये नहीं कि अगर कोई फर्ज करें लेस्बियन मैरिज है उसके अंदर दोनों औरतें, तो वो भी आपकी फुल फैमिली होगी। मकसद ये सिंगल पेरेंट से जहाँ बंदा ये एक हो, ठीक है, सिंगल आपका बंदा रोल प्ले कर रहा हो। उसमें दो तरह की फैमिली आ जाती है। देखो सिंगल पेरेंट फैमिली जो है ना, इसके अंदर यानी कि हमारे पास ये पूरी टर्म है, उसमें दो तरह की फैमिलीज आती हैं। आम तौर पे सिंगल पेरेंट फैमिली जो होती है वो बाय चॉइस होती है, यानी ऐसा बंदा जो बाय चॉइस जो है मैरी ना करे, ठीक है, बाय चॉइस जो है वो यानी कि चिल्ड्रन ग्रो करे विदाउट यानी बीइंग विद अ पार्टनर, ठीक है। दूसरा होता है लोन पेरेंट फैमिली, जहां पे ड्यू टू विडो यानी विडोइंग, ठीक है, यानी कि पार्टनर मर जाने के या जो है डिवोर्स की वजह से, यानी बाय यानी वो एक हो जाता है, यानी कि कंपल्शन हो जाती है अकेली से फैमिली बनाना, और जो बंदा यानी कि इसके बाद दोबारा रीमैरी नहीं करता, दोबारा कोहैबिटेशन नहीं करता है, दोबारा किसी और रिलेशनशिप में नहीं आता, तो वो हमारे पास आ जाता है सिचुएशन लोन पेरेंट फैमिली की। तो ये चीज हमारे पास हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ गई, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है उसका सेम सेक्स फैमिली का। आपको पता है कि ये होमोसेक्सुअल फैमिलीज होती हैं, जिसका आपका
गे फैमिलीज होती हैं, लेस्बियन फैमिलीज होती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है दोनों यानी कि वो जो होते हैं वो होते हैं। अच्छा, इसमें इन फैमिलीज में रोल की डिवीजन भी हो सकती है या यानी कि दोनों यानी जो पेरेंट रोल की कोई एक उनमें से फर्ज करें एक लेस्बियन मैरिज है, दोनों जो है वो आपकी फीमेल्स हैं, लेकिन ये है कि उसमें ये पॉसिबल है कि वो फिर भी रोल्स डिसाइड कर लेंगे, भाई ये जो है ये वो फीमेल हो गई, ये जो मदर का रोल करेगी ये फादर का रोल करेगी, ये पॉसिबल होता है। अब आ गया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और आपका एथनिसिटी का स्ट्रेटिफिकेशन और आपके एथनिसिटी का फैमिली उसके ऊपर डाइवर्सिटी पर डिफरेंस। देखो एक तो ये है कि सोशल आपकी क्लास जिस तरह डिवाइड होती है ना, उससे चेंज होता जाता है कि आपकी फैमिली कौन से टाइप की है। जैसे जो लोअर इनकम की फैमिलीज होंगी या जो वो फैमिली होंगी जो कि आपकी रूरल एरियाज में रहती होंगी, वहाँ पे आपको एक्सटेंडेड फैमिली कॉमनली मिलती है, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, उस क्लास के अंदर आमतौर पे क्या वर्क प्रैक्टिस हो रहा होता है, उस क्लास में आमतौर पे वर्क प्रैक्टिस हो रहा होता है आपका ये क्या फार्मिंग वगैरह चीजें प्रैक्टिस हो रही होती हैं। फार्मिंग वगैरह के लिए आपको लोग चाहिए, ठीक है, आपको एक यानी कि कोहेसिव वो चाहिए होता है ताकि फार्मिंग वगैरह सही तरह हो सके। तो आमतौर पे आप देखते हो कि उनमें आपके पास इस तरह की एक्सटेंडेड फैमिली होती है, फिर लोगों के अंदर बीच में क्लोज लिंक होता है, एक दूसरे को छोड़ना मुश्किल होता है। ये तमाम चीजें उसमें आ जाती हैं कि आपकी क्यों जो है वो आपकी एक वो जो है लोअर क्लास के अंदर जो है आपको एक्सटेंडेड फैमिली ज्यादा मिलती है। फिर मिडिल क्लास में होता है कि मिडिल क्लास आमतौर पे वो होती है जो व्हाइट कॉलर जॉब्स लेना चाह रही होती है या इंडस्ट्रियल जॉब्स लेना चाह रही होती है। तो जैसे आप मिडिल क्लास में आते जाते हो आपको मूव करना पड़ता है, मोबिलिटी आपका रीजन बन जाती है, आपको अर्बनाइज्ड एरिया में मूव करना पड़ेगा, आपको जो है एक्सपेंसेस आपके लिविंग एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करेगा, आप हर एक को अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इस वजह से आप ब्रेक ऑफ कर जाते हो और आप आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ जाते हो। फिर हमारे पास एक और चीज आ जाती है यानी आपकी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, जो एलीट फैमिलीज हैं वो आपका यानी उनकी बेसिकली उनकी चॉइस पे भी होता है, वो कोई भी सिलेक्ट कर सकती है फैमिली टाइप, क्योंकि उनके पास मॉनेटरी कैपिटल होता है उसको सपोर्ट करने का। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा हमारे पास चीज आ जाती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन हमारे सोशल ग्रुप्स जो है, यानी कि अगर सोशल ग्रुप जो है उसमें इनहेरेंटली ये चीज है कि वो एक्सटेंड फैमिली रखता है तो फिर वो एक्सटेंड फैमिली ही रखेगा। दूसरा आ जाता है एथनिसिटी। देखो एथनिसिटी की बुक में आपको कुछ एग्जांपल्स भी इसमें दिए होंगे कि आपकी बुक में नहीं फर्स्ट एग्जांपल इस तरह के किस तरह की एथनिसिटी में कौन सा फैमिली टाइप डोमिनेंट है, लेकिन उसमें मेन चीज ये है कि एक एथनिसिटी के अंदर जो फैमिली टाइप चलता आ रहा है काफी अरसे से वो मैटर करता है, लेकिन ये कहाँ कहाँ मैटर नहीं करता ये भी समझो। एक एथनिसिटी में फर्ज का एक चीज मैटर नहीं करती थी पहले, वो पहले फर्ज करें एक्सटेंडेड फैमिली रहते थे, अब वहाँ पे अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रही है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो रही है, तो बाय नेचर उनको यानी कि अपना फैमिली टाइप चेंज करना पड़ेगा। उसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का हो सकता है इम्पैक्ट पड़े, हो सकता है मोबिलिटी का इम्पैक्ट पड़े। तो ये फैक्टर्स इन इट सेल्फ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन पे दूसरी चीजें भी अफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, एथनिसिटी का और आप पे क्या फर्क हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वहां पे कॉमन वहां पे आपके एरिया में कल्चर क्या चल रहा है, अच्छा वहां पे जो है बाकी आपकी जो उसमें एथनिक उसके लिहाज से कोई अगर आपके कोई यानी कि ऐसे फैक्टर्स हैं आपके जो रिलीजियस फैक्टर्स और आते हैं, क्या उनका कोई इम्पैक्ट है, ये भी आपने देखना होता है, ठीक है। अच्छा, उस बाद हमारे पास आ गया फैमिली की जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो क्या है। देखो फैमिली के ऑल्टरनेटिव जो होता है ना उसमें ये बात समझने वाली है कि हमारे पास एक हाउस होल्ड का सिस्टम आता है, हमारे पास कम्यून का सिस्टम। देखो जो हाउस होल्ड होता है ना बेसिकली उसमें मेन बात ये है कि हाउस होल्ड में कई सारे लोग साथ रह रहे होते हैं, लेकिन वो आपके आपस में कनेक्टेड नहीं होते, अनरिलेटेड लोग होते हैं। जैसे आप एक डॉम में रह रहे हो, अब वो डॉम में वहां पे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, लेकिन डॉम में जो लोग रह रहे हैं वो आपके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, रिलेटेड नहीं, रिलेशन नहीं है उनका एक दूसरे के साथ, दे जस्ट लिविंग टुगेदर, ठीक है। उसमें हमारे पास सिंगल पर्सन हाउस होल्ड हो जाता है, यानी ये बेसिकली ये है कि एक एडल्ट जो है या तो वो अकेला रह रहा है, ठीक है। उसमें रीजन हो सकता है कभी उसने यानी पहले कभी उसने रिलेशनशिप में आया ही ना हो, या ये हो सकता है कि उसके रिलेशनशिप में जो बंदा था वो मर गया है या उससे छोड़ गया है व्हाटसोएवर, तो अकेला रह रहा है। दूसरा हमारे पास कपल हाउस होल्ड हो सकता है, ठीक है जी। अब ये जेन में क्या बात रखने वाली है कि जो आपका यानी जरूरी बात है इसके अंदर, तमाम फैमिलीज जो है वो हाउस होल्ड का एक टाइप होती हैं, ठीक है। लेकिन जो हर हाउस होल्ड फैमिली का टाइप नहीं होता। मैंने आपको बताया कि फैमिली के लिए होने के लिए कुछ और चीजें कॉमन है, जैसे आपका अब अगर आप कपल हाउस होल्ड में चले जाते हो तो कपल हाउस होल्ड का मुराद ये वहां है जहाँ पे यानी कि दो पीपल रह रहे होते हैं अपने उनके बगैर, क्या होता है एक कपल रह रहा होता है अपने चिल्ड्रन के बगैर। अब इसमें ये नहीं कि जो कपल हाउस होल्ड होता है, लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि भाई उसका रीजन ये भी हो सकता है कि भाई उनने बच्चे पहले घर छोड़े हुए हैं इसलिए वो यहाँ के रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो दो लोग रह रहे हैं सिर्फ, या ये है कि उन्होंने बच्चे भी किए ही नहीं है, ठीक है, या ये है कि उन्होंने चाइल्डलेस रहने का वो कर लिया, डिसाइड कर लिया कि चाइल्डलेस रहेंगे। तो हर जरूरी बात यह है कि तमाम फैमिलीज जो होती हैं वो आपकी हाउस होल्ड होती हैं, लेकिन हर हाउस होल्ड जो है फैमिली नहीं होता, ये चीज जरूरी है, ठीक है। अच्छा, उसमें हमारे पास आ जाता है शेयर्ड हाउस होल्ड में, जिस तरह आप यानी कॉमन रेजिडेंस नहीं डाल लेते हैं लोग पूल अप करके मनी जो है रेंट एक रेंटेड एरिया में रह रहे होते हैं पांच छह लोग जो जानते हैं दूसरे कुछ भी नहीं होते हैं, सिर्फ अनरिलेटेड होते हैं। कम्यून सिस्टम में ना इसको आप यूं समझ लो कि जिस तरह मैं आपको क्लोजेस्ट टू कम्यून मिसाल दूं ना, ये एग्जैक्ट मिसाल नहीं है लेकिन क्लोजेस्ट बात समझाने के लिए मिसाल दूं तो आप ये समझ लें जिस तरह ये नहीं होता ऐसा ईदी सेंटर वगैरह जिस तरह होते हैं जहाँ पे यहाँ मुख्तलिफ बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अब उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, बट वो कम्युनिटी बनाई होती है उनकी ग्रोथ के लिए। ये क्लोजेस्ट टू वो एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन बात समझ आई, कम्यून इस तरह के सिस्टम को कहते हैं, ठीक है। क्लोजेस्ट टू एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट नहीं पे बता रहा हूँ। अच्छा, उस बाद हमारे पास आ गया क्रॉस कल्चर कंपेरिजन। देखो
क्रॉस कल्चर कंपैरिजन में हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। एक तो हो गया कल्चर में हिस्टोरिकली चीज़ चल क्या रही है, वहाँ का जो है जो कल्चर में मुख्तलिफ ट्रेडिशंस है वो क्या एक डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली को अलाउ करती हैं, क्या कल्चर रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा फैमिली डिवीजन्स को, क्या कल्चर में ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन कम तो नहीं होगी, दोनों चीज़ें की आ जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे रिलीजन का इम्पैक्ट क्या है, क्या रिलीजन के इम्पैक्ट में एक स्पेसिफिक टाइप उसको फॉलो करना जरूरी है, कल्चरल आपकी यानी कल्चर की जो है कंफॉर्मिटी कितनी है। अगर लोग कल्चर को ज्यादा कंफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वो उसका ज्यादा ख्याल रखेंगे। अगर कल्चर कंफॉर्मिटी इतनी नहीं है तो ठीक है, मिस कराएंगे, वो अपनी लाइफ उसको गुजारने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास आता है मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मैरिजेस। मोनोगमी होती है जहाँ पे आपने वन वाइफ या सॉरी वन स्पाउस या पार्टनर होता है बंदे का, दोनों साइड से हो सकता है। ठीक है, यानी वन वाइफ वन वुमन वन हस्बैंड, इस तरह। ठीक है, सीरियल मोनोगमी होती है जहाँ आप एक यानी सीरीज के अंदर ना सिक्वेंशली, यानी इन सेंस ये कि एक पहले आप एक टाइम पे आपका एक से ज्यादा स्पाउस या पार्टनर ना हो, लेकिन आप सिक्वेंशली एक के साथ पहले आपकी नहीं कि मैरिज होगी फर्ज करें, उसको आपने खत्म कर दिया फिर नेक्स्ट कर ली, लेकिन एक टाइम पे आपका एक ही पार्टनर हो। ठीक है, पोलीगमी होती है आपकी, क्या होता है मल्टीपल यानी कि मैरिजेस। ठीक है, अब उसमें पॉलीगमी की आगे दो मल्टीपल यानी पॉलीगमी होती है एक सिंगल टाइम पे एक इंडिविजुअल की मल्टीपल मैरिजेस। अब इसमें दो डिफरेंट टाइप है पॉलीगमी की, वो आपने ज़हन में रखनी है। एक होती है पॉलीआंड्री, दूसरी होती है आपकी पोलीगैमी। सॉरी, पोलीगैमी की सबसे जो कॉमन फॉर्म है वो हमारे पास आ जाती है पोलीगाइनी। ठीक है, POLYGYNY। ठीक है, पोलीगाइनी होती है, ये वो फॉर्म है जो हम आम तौर पे देखते हैं कि जहाँ पे आपका यानी कि आपका जो है पोली आपका सॉरी पोलीगाइनी हो गई, ये जो हम आम तौर पे देखते होते हैं ना, एक मैन और बहुत सारी वुमेन। ठीक है, इस तरह इस्लाम में भी पोलीगाइनी जो अलाउड है वो वन मैन फोर वुमेन वाली बात जो है। ठीक है, पोली एंड्री इसका ऑपोजिट है जहां वन वुमेन होती है, ठीक है, लेकिन मैरिड टू अ नंबर ऑफ मैन एट द सेम टाइम। इसमें कुछ इंडियन इंडिजिनियस कम्युनिटीज आपको मिलती हैं कि जहाँ ये चीज प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो ये जो है यानी कि उसकी दो टाइप्स हो गई आपके पास। उसके बाद आ जाता है कि आपके पास ऑल्टर मैरिज। देखो, मैरिज मैरिज होती है लीगल, जो आपका होता है लीगल डिक्लेरेशन ऑफ यानी वो जो होता है साथ रहने के लिए एक लीगल उसका जो आपका वो होता है, क्या होता है एक दो लोगों के बीच बिटवीन एक ऐसा यूनियन जिसको लॉ जो है रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन जो आपका वो है क्या नाम है, इसके कुछ ऑल्टरनेटिव भी होते हैं। कोहैबिटेशन जो होती है उसमें आप लीगली उस एक यूनियन होती है, ठीक है, आप साथ रह रहे होते हो, लेकिन वो जो है लीगली रिकॉग्नाइज नहीं होती, यानी आपने मैरिड नहीं की होती। सिविल पार्टनरशिप जो होती है ना, बेसिकली ये यूज होती है आपके आम तौर पे उन कपल्स के लिए जो सिविल पार्टनरशिप होगी जहाँ सेम सेक्स कपल्स जो हैं वो आपस में एक साथ यानी कि रह रहे होंगे यूनियन में, और उसको आमतौर पे वही लीगल राइट्स मिल रहे होंगे जो मैरिज को मिलते हैं। अब जेल में रखना कि अगर सेम सेक्स कपल एक साथ रह रहा है लेकिन वो मैरिड नहीं है, यानी एक दूसरे के साथ उनका वो नहीं है, यानी क्या होता है उनकी आपस में, यानी कि उनको बेसिकली सेम सेक्स कपल है लेकिन उसको वो लीगल राइट्स नहीं है जो मैरिज को होते हैं, तो वो कोहैबिटेशन होगी। अगर उनको लीगल राइट्स मिल जाते हैं तो फिर वो एक यानी मैरिज की ऑल्टरनेट फॉर्म बन गई फॉर सेम सेक्स कपल, जिसको हम कहते हैं सिविल पार्टनरशिप। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ट्रेंड्स जो आ जाते हैं मैरिज और डिवोर्स के, पता है कि भाई मैरिज रेट्स वाला जो है वो हमारी सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं। बहुत सारी हमारी जो वेस्टर्न सोसाइटीज हैं वो कम होते जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि मैरिज जो है उसको करना एक एक्सपेंसिव होता जा रहा है, दूसरा डिवोर्स जो है बड़ी महंगी पड़ती है, लोग फिर उसको वैसे पूरे को अवॉइड करते हैं, डिवोर्स रेट्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। लोग जो है सीरियल मोनोगमी को प्रेफर करना शुरू कर चुके हैं। उसमें रिलीजन का मैटर भी आ जाता है कि बहुत सारे रिलीजन जो है वो आपको इस तरह वो आपको यानी कि मोनोगमी पॉलीगमी अलाउड नहीं करते, तो लोग फिर उसमें मोनोगमी करके बार बार सीरियल मोनोगमी की तरफ जा रहे होते हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है मैरिज के मुख्तलिफ रोल्स। ठीक है, मेरी मैरिज है उसके साथ फैमिली के मुख्तलिफ रोल्स। उसमें हमारे पास एक आ जाता है कॉन्जुगल रोल्स। कॉन्जुगल रोल से मुराद ये है कि जो आपके कॉन्जुगल रोल्स होते हैं बेसिकली ये मेल और फीमेल रोल्स हैं जो उन्हें अपनी यानी कि उसमें मैरिड लाइफ में जो प्ले करने होते हैं, फैमिली लाइफ में प्ले करने होते हैं। अब इसमें ज़रूरी बात क्या है, पहले तो मुझे कम्यून की एग्जांपल याद आ गई। कम्यून की सबसे अच्छी एग्जांपल आपको मिलेगी, आप नेट पे सर्च करना गणेश आश्रम। ठीक है, ये कोई इंडिया में ना एक वो आया था, जैसे वो नहीं होता एक फेक पागल वो यहीं से अपने आप को ना, उस बंदे ने अपने आप को नाउज बिल्ला भगवान कह दिया था। ठीक है जी, तो उसने बनाया था गणेश आश्रम ना ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स में, जो मुझे याद आता है। वहां पे सारे ऐसे वो आके ना वो कहते थे, उनने उनकी नहीं उसके अंदर इस तरह था, उनके उसके अंदर जो उनका जो एक कंसेप्ट था कि इसमें नंगे भी फिर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, तो वो सारे दुनिया से अनरिलेटेड लोग आके वहां पे रहते थे। अनरिलेटेड होते थे, बहुत सारे लोग होते थे, लेकिन अनरिलेटेड होते थे, एक साथ रह रहे होते थे। ठीक है, अच्छा अब मैं बता रहा था आपको क्या बता रहा था। हाँ, जो आपका आ जाता है कंजुगल रोल्स का। कंजुगल रोल्स का मतलब ये होता है कि वो रोल जो फैमिली में प्ले कर रहे होते हैं मेल और फीमेल पार्टनर्स ने एज मेल एंड फीमेल पार्टनर्स। ठीक है, तो उसमें आपका जो जॉइंट कंजुगल रोल्स होंगे उसमें ये है कि आप यानी दोनों लोग जो हैं वो डोमेस्टिक ड्यूटीज को आपस में वो कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्जुगल रोल्स को जब इस तरह लेके जाते हैं ना, तो वहाँ ये बात तो है थी कि मर्द को घर के काम में हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ये बात लोग भूल जाते हैं कि फीमेल को भी बाहर के काम में हेल्प करनी चाहिए। जॉइंट कॉन्जुगल रोल का मतलब ये है कि वो भी ब्रेड विनर हो, सिर्फ एक ही ब्रेड विनर ना हो उसके अंदर।
जो सेग्रीगेटेड कॉन्जुगल रोल्स है वहाँ क्लियर डिवीजन होती है कि भाई ये मेल जो है ब्रेड विनिंग करेगा, फीमेल जो है वो करेगी। अदरवाइज भी हो सकता है, उल्टा उल्टा भी हो सकता है इससे, लेकिन क्लियर कॉन्जुगल रोल्स होंगे। मैटरनल पैटर्नल रोल्स होते हैं रोल ऑफ द यानी कि एडल्ट्स टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, ठीक है जी। चिल्ड्रन का रोल आता है, क्या चिल्ड्रन उसमें एक सोर्स ऑफ अर्निंग बन रहे हैं उस फैमिली के अंदर, क्या चिल्ड्रन जो है उनको नर्चर किया जा रहा है, तमाम चीजें उसमें आपके पास आ जाती हैं। ऊपर हमारे पास आ गया कि जो वाइडर फैमिली है उसके मेंबर्स क्या रोल अदा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स साथ रहे होते हैं तो वो बहुत सारी चीजें कर देते हैं, बच्चों की केयर कर लेते हैं, फैमिली कबल घर पे ना हो, ठीक है, बच्चों को स्कूल छोड़ना लेना वाला काम कर लेते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें यानी कि वो फैमिली भी कर लेती है, ठीक है जी। अब हमारे पास आगे फैमिली रिलेशनशिप कॉन्जुगल रोल्स चेंज क्यों कर रहे हैं, ठीक है जी। हमारे पास में आ जाता है कि क्योंकि हमारे पास सोसाइटी डेवलप हो रही है, कल्चर चेंज हो रहा है, हमारे पास ग्लोबलाइजेशन आ रही है, हमारे पास जो कैपिटलिज्म है वो इंक्रीज कर रही है, हमारी लिविंग एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जरूरी बातें इसमें क्या है कि हमारे पास जो है इसके रिलेटेड पैट्रियार्ची होती है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मेल डोमिनेंट होता है। जब आप उससे मैट्रियार्ची तरफ जाओगे, फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी तरफ जाओगे या इक्वलिटी क्रिएट करोगे, तो उसके अंदर ऑब्वियस बात है हमारे फैमिली के रोल भी चेंज करेंगे। पैट्रीफोकल मैट्रीफोकल फैमिलीज होती हैं जहाँ यानी कि पैट्रीफोकल में मेल की साइड ज्यादा फोकस हो रहा था फैमिली के ऊपर, मैट्रीफोकल में जो है फीमेल की साइड से हो रहा होता है। अच्छा, जेंडर इक्वलिटी का आपको ऑलरेडी पता है, तो माशाल्लाह मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे कि किस तरह जो है ये जो नहीं आता वो कंपेयर नहीं हो रही होती, क्या हो रही होती है वो खैर नाम में जैसे निकल गया, लेकिन ये है कि उसमें यानी कि जेंडर इक्वालिटी से मुराद ये है कि फैमिली में जेंडर इक्वालिटी होगी तो उसका इफेक्ट कॉन्जुगल रोल से पड़ेगा, चिल्ड्रन रोल के ऊपर पड़ेगा, दोनों देख लेना। ये ना हो कि आप सिर्फ कॉन्जुगल रोल से फोकस कर दो, दोनों चीजों पे इफेक्ट पड़ता होता है, ठीक है। अच्छा, उस पर हमारे पास आ गया कि इसमें जरूरी बात क्या है कि आपकी टाइप्स ऑफ फैमिली वाली बात आती है, वो क्वेश्चन कहीं आया, मैंने पता ऊपर बात कर ली है उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब आ गया कि आपकी फैमिली लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स और क्या उससे अगर वो क्वेश्चन देता है कि फैमिली लाइफ को क्यों छोड़ देना चाहिए, तो फिर ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स वहाँ पे आप कोड करोगे। डोमेस्टिक वायलेंस का होता है जहाँ पे पैट्रियार्चल सोसाइटीज होंगी वहाँ फीमेल पे वायलेंस हो रही होगी, जहाँ मैट्रियार्चल सोसाइटी होगी मेल पे वायलेंस हो रही होगी, ठीक है। पैट्रीफोकल फैमिली और मैट्रीफोकल में भी ध्यान रखना, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी का इशू ये है कि फैमिलीज के अंदर कई बार जो है एक जेंडर को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यानी पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि भाई बेटे को वो करवा दें, बेटी को कुछ जगहों पे पीछे छोड़ देते हैं, ये चीज आ जाती है। चाइल्ड अब्यूज का है, फैमिली जो है वो कहते हैं ना हैप्पी मैरिज ना हो, एक आपकी ब्रोकन शेल मैरिज। जो ब्रोकन शेल मैरिज बेसिकली होती है कि अभी तक मैरिज चल रही होती है लेकिन उसके अंदर होता कुछ नहीं, जैसे होता है ना कि अंडा है लेकिन अंडे के अंदर है कुछ नहीं वाली बात, ठीक है। तो इस तरह और निगलेक्ट का होता है कि भाई कई लोग फैमिली लाइफ को निगलेक्ट करना चाहते हैं। इसमें आपके पास बहुत सिचुएशन भी आती है जहाँ लोग मिस्ट्रेसेस रख लेते हैं, मतलब ये कि फैमिली लाइफ से बाहर अपनी जो है सेक्सुअल वाला नीड्स वाला पूरी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये उसके मुख्तलिफ इशूज आ जाते हैं। उसमें हमारे पास आता है कि क्या चीजें जो फैमिली लाइफ को अफेक्ट कर रही है। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको बताइए कि उसमें मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, उसमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है, उसमें आपको जो एक लिविंग एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाते हैं, आपकी जो है लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर जाता है। आप हर बंदे को अपने साथ मूव नहीं करा सकते, इतनी जगह नहीं होती, तमाम चीजें। अर्बनाइजेशन ये है कि सिटीज का ग्रोथ है, सिटीज के अंदर उतने बड़े बड़े एरियाज अवेलेबल नहीं होते इतनी लो प्राइसेस पे कि आप इतनी बड़ी फैमिली को एक साथ रख सको। फैमिली चेंज उसके अंदर मैटर करता है, फैमिली के अंदर इंटरनली क्या चेंज आ रहा है, कि फैमिली आपस में ब्रेक ऑफ कर रही है, कि फैमिली आपस में एक दूसरे के साथ आ रही है, तमाम चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। फिर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं, फैमिली का साइज वैसे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, नेचुरल इंक्रीज ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। नेचुरल इंक्रीज होता है जब बर्थ रेट आपका डेथ रेट से ज्यादा होता है, नेचुरल डिक्रीज होता है जब डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा होता है। ये आपने ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज पेपर 2 में पढ़ा होगा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है वो किस तरह इसमें यानी कि रिलेट कर सकते हैं आप, कि किस लेवल पे आप उसके अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। भाई ऑब्वियसली बात है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर बच्चों की ज्यादा होती है ना, अगर आपकी इन्फेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है एट बर्थ के, बच्चा जब पैदा हुआ है तो क्या जहन में कितने साल कम से कम जी लेगा, ठीक है। तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी तो लोग जो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, उनको कहा भाई ये बच जाएगा, यानी ये दो ही बच जाएंगे इंशाल्लाह, इनको बड़ा करेंगे। अगर उनको पता हो कि इनने बेचारों ने मेडिकल इश्यूज की वजह से या बहुत सारे ऐसे इश्यूज जल्दी उनकी डेथ हो जानी है, तो फिर 5-6 पैदा करेंगे, कोई ना कोई दो तो उसमें सर्वाइव कर जाएंगे ना। तो ये चीज जो है आपकी यानी ये डिसाइड करती है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ आपकी डिसाइड करती है, ठीक है। एजिंग पॉपुलेशन का सीन क्या होता है, एजिंग पॉपुलेशन होती है जहाँ आपकी फैमिली की यानी आपकी सोसाइटी की एवरेज एज इंक्रीज कर रही होती है, यानी बर्थ रेट कम हो जाता है और डेथ रेट भी कम है, क्योंकि लोग जो है वो लंबा जी रहे हैं, तो आपकी फैमिली की एवरेज जो उसकी एवरेज एज है इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर मसला आता है कि फैमिलीज में ऑब्वियसली बात है कि आपके पास जो चिल्ड्रन होते हैं वो कम होते जाते हैं, यानी जो नई पॉपुलेशन आ रही होती है, नई जनरेशन और ऊपर वाली जनरेशन आपस वो सदा जी रही होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ वो आ जाते हैं अरेंज मैरिज का कंसेप्ट, आपको वैसे पता होगा। बी एन पोल फैमिली का कंसेप्ट जरूरी है। बेसिकली आपका यूं होता है, बी एन पोल फैमिली का ना बेसिक कंसेप्ट यूं समझ लो कि जिस तरह आपका जनरेशन ज्यादा होती हैं, यानी ग्रैंड पेरेंट्स इस तरह जनरेशन ज्यादा होंगी, लेकिन हर जनरेशन पे कम लोग होंगे। ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, उसके नीचे फिर ये नहीं होगा कि आपके 25-30 अंकल आंटी हो, इस तरह होगा भाई एक या दो आपके मैक्सिमम अंकल आंटी हो गए, ठीक है। इस तरह पेरेंट्स वाले के ऊपर भी बच्चे भी आप कम हो गए, यानी इस तरह ये कि हर लेवल के ऊपर हर जनरेशन के ऊपर कम लोग होंगे, लेकिन
जो आपका वो स्ट्रक्चर है इसमें ज्यादा जनरेशन शामिल होगी, ठीक है। उसको हमारे पास आ जाता है सीरियल पैकेट फैमिली। सीरियल पैकेट फैमिली ना बेसिकली फंक्शनलिज्म से एक कॉन्सेप्ट इमर्ज किया है, जो ये कहता है कि भाई जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती है ना, यानी फादर मदर और उसके बाद उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये जो फैमिली टाइप है बेस्ट फैमिली टाइप है फॉर द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। उसमें ऑब्वियस सी बात है, वही बातें आ जाएंगी मैं पहले बताइए कि क्यों उसकी वो बेस्ट नीड होती है, किस तरह वो, हमें पता है फंक्शनलिज्म जो है सोसाइटल कोहेशन के ऊपर किस तरह चीजें आपस में कनेक्ट कर रही है, इससे बात कर रही होती है, कंसेंसस थ्योरी है। तो बेसिकली ये बात आपने उसमें करनी होगी, फोकस करनी होगी कि भाई जो सीरियल पैकेट फैमिली है वो किस तरह उस पूरे के अंदर पूरी चीज से कनेक्ट करती है, कैसे उस सोसाइटल रोल्स को फुलफिल करती है। सिविल पार्टीशन बता चुका हूँ आपको, हैबिटेशन बता चुका हूँ, कम्युनिटी बता चुका हूँ, कॉन्जुगल रोल्स बता चुका हूँ, डार्क साइड ऑफ फैमिली मैंने बात कर ली है उसके ऊपर, ठीक है। डिवोर्स होता है मैरिज की लीगल डिसोल्यूशन, यानी लीगली मैरिज को खत्म करने को डिवोर्स कहा जाता है, ये रखना, ठीक है। डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर हम बात कर चुके हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करें, ड्यूअल बर्डन पे, ड्यूअल बर्डन बेसिकली होता है कि एक जो वो है आपका यानी कि जो आपकी फैमिली है उसके अंदर सीन ये हो, बेसिक कंसेप्ट ये है कि यानी कि ना लोगों को अपने ड्यूअल बर्डन में ये है कि उनको पेड काम भी करना पड़े, अनपेड भी। आमतौर पे ना आपको मिलता है जो आपकी है ना यानी कि फीमेल होती है, मेंबर्स होती है फैमिली की, उन पे ड्यूअल बर्डन मिलता है, ट्रिपल बर्डन मिलता है, ठीक है। ड्यूअल बर्डन का मतलब ये है कि पेड और अनपेड वर्क दोनों करना पड़ रहा है, पेड वर्क बाहर करना पड़ रहा है और अनपेड वर्क घर का डोमेस्टिक लेबर हो गया। ट्रिपल बर्डन ये है कि बच्चों की नर्चर वगैरह भी करनी पड़ रही है, फैमिली को जो है ध्यान में रखना पड़ रहा है, तीन चीजें मिलकर तीन बर्डन बन जाते हैं। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आ गया कि आपका, मैंने आपको बताया था एम्प्टी शेल और एम्प्टी नेस्ट नेस्ट उसका फैमिलीज का, इसे बात कर लेते हैं। देखो एम्प्टी नेस्ट फैमिली ये है कि इसको यूं समझना वर्ड को, एक चिड़िया ने घोंसला लगाया, उसमें अंडे आए, ठीक है, अंडे जो है बाद में निकल आए, बच्चे निकल आए, फिर वो बड़े हो गए, उड़ गए वहां से। तो ये एम्प्टी नेस्ट फैमिली का वही कंसेप्ट होता है कि भाई जो एल्डरली पेरेंट्स हैं उनके साथ बच्चे अब नहीं रह रहे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, वहां से मूव आउट कर गए। एम्प्टी शेल मैरिज होता है, वो मैंने आपको अंडे वाली बात समझाई थी ना, कि अगर यानी ऊपर से मैरिज का कवर तो मौजूद है, अंदर कुछ रहा नहीं, यानी मैरिज है लेकिन ये है कि उसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं है जो चीज उनको आपस में कनेक्ट कर रही हो, लव नहीं है, पैशन नहीं है, छोड़ना चाहते हैं एक दूसरे को वाली बात, ठीक है। लेकिन अभी तक छोड़ा नहीं है कि मैरिज चल रही है। ये हो गया हमारे पास। उस पर हमारे पास फर्टिलिटी रेट आ गया, ये आपको अपने जॉब की से आपको याद भी होगा। उस पर हमारे पास आ जाता है हाउस होल्ड यूनिट हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये हो गया। किनशिप नेटवर्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, किनशिप नेटवर्क बात कर लेते हैं। यार रीजन था कि मेरा जो यानी एक जो वर्ड होता है मेरे कबीले के साथ जो मेरा वो ताल्लुक होता है, किनशिप नेटवर्क यूं समझ लो, यानी कि वो हमारे रिलेशनशिप जो फैमिली हमारे नेचुरली बन रहे हैं, लॉ की वजह से बन रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएवर हमारी मुख्तलिफ फैमिली रिलेशनशिप बन रही होती हैं, जिसमें हमारे पास यानी कि मुख्तलिफ स्टेजेस बन रहे होते हैं फैमिली के, और उसमें एक स्पेशल बॉन्ड फील होता है आपको हर एक के फैमिली मेंबर के साथ। जो किन होता है ना आपका, जो आपका यानी कि कहते हैं कबीला होता है वैसे, उसके साथ जो ये चीज होती है वो वाली बात है, ठीक है। मैरिटल ब्रेकडाउन यानी मैरिज का खत्म होने की तरफ जाना, ये चीज हो गया हमारे पास। मोनोगमी पर हम डिस्कस कर चुके हैं, पैट्रियार्ची पॉलीगैमी ये डिस्कस कर चुके हैं, ये हो गया। कोई मेरा ख्याल है ऐसी खास बात मुझे यहाँ नहीं मिलती जो मैं नहीं की हो। हाँ हमने एक चीज नहीं की हुई, वो हमने नहीं की हुई सिमेट्रिकल। बेसिकली सिमेट्रिकल फैमिली ये है कि जहाँ पे कॉन्जुगल रोल्स और मैटरनल पैटर्नल रोल्स को इक्वली मैन और वुमन डिवाइड कर लेते हैं, ताकि ट्रिपल बर्डन जो है यानी कि अर्निंग, अनपेड डोमेस्टिक लेबर और नर्चरिंग केयरिंग फैमिली वाली जो पूरी बात है, पिकिंग अप चिल्ड्रन वाली बात है, इसका बोझ किसी एक मेंबर पे पूरा ना पड़े, मेल और फीमेल के ऊपर, वो दोनों जो है आपस में डिवाइड कर लें उसको। ये तो हमारा हो गया फैमिली वाला चैप्टर। अब मैं पानी पी के फिर एजुकेशन वाला शुरू करता हूँ। अच्छा जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ गया यूनिट 5 जो एजुकेशन, उसमें हमारे पास बेसिकली इनफॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन की बात आती है। इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं मुकम्मल, इनको ना इसकी मेन चीज़ों को सारों को। बेसिकली जो फॉर्मल एजुकेशन है ना, ये हमारी करिकुलम बेस्ड एजुकेशन होती है, यानी हम स्कूल में हासिल करते हैं ना, यानी बाकायदा करिकुलम के साथ, लेसन डिवीजन के साथ, इस तरह जो हमारी प्रॉपर स्ट्रक्चर से एजुकेशन हो रही होती है, ये हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है। जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो बेसिकली रेफर करती है उस एजुकेशन को जो हम डेली लाइफ से, एक्सपीरियंसेस से, ऑब्जर्विंग से, चीज़ों को, लोगों के साथ रवैये से, बिहेवियर से, इन चीज़ों से डिराइव करते हैं, वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, क्योंकि उसका कोई फॉर्मल जो है करिकुलम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपको क्लास में स्पेशल एक क्लास पढ़ाई जाए कि क्या होता है लोगों से बात कैसे करनी है, इसकी क्लास नहीं होती, ठीक है। बेसिकली ये कि आपको वो सीखना पड़ता है लोगों से बात करके, ठीक है जी। हमें पता है कि एजुकेशन जो है सोशलाइजेशन की एजेंसी है और सोशल कंट्रोल की। सोशलाइजेशन के अंदर बेसिकली फंक्शनल कंसेप्ट आपका आ जाएगा ना, कि लोग आपस में फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट दोनों आ जाएगा। समझाने वाली बात है कि देखो सोशलाइजेशन में ये है कि आपको एजुकेशन के थ्रू टीचर से, अपने पीयर ग्रुप से, जो आपका इनिशियल पीयर ग्रुप बनता है, ठीक है, आपके यानी कि उससे क्या होता है मुख्तलिफ एजुकेशन उनके साथ जो है उसका इंटरेक्शन का मौका मिलता है, आपकी जो है एक नो हाउ बढ़ती है ये चीज़ आपको, यानी कि उसमें लोगों से सोशलाइज करवाती है, मिलवाती है, आपको अपने सोशल रोल समझने का मौका देती है, जो एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की स्टीरियोटाइप समझने का मौका देती है, तमाम चीजें, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो है आपका, जो वो है आपका यानी कि क्या होता है सोशल कंट्रोल वाली बात, ये कि ऑब्वियस बात है कि आपको वो यानी कि वो रिस्ट्रिक्शन समझाती है, वो आपको कल्चर वो समझाती है जिस जो आपने यानी कि कल्चर में अवॉइड करनी है, चीजें जिनसे बचना है, जो कल्चर में चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं इस तरह की, ये तमाम चीजें जो होती हैं। तो इसमें जरूरी बात क्या है
कि आपका जो है एजुकेशन जो है वो सोशल कंट्रोल भी कर रही होती है, सोशलाइजेशन कर रही होती है जरूरी। अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ वो, अगर आप मार्क्सिज्म देखोगे या अगर आप जो है कन्फ्लिक्ट थ्योरी देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कन्फ्लिक्ट को वो करने के लिए मार्क्सिज्म में आगे कैपिटलिज्म को गुलाम बनाने के लिए आपको सोशल कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। जो फेमिनिज्म का फंक्शनलिज्म है वो आपको ये बात करेगा कि भाई आपको यानी कि सोसाइटी के रोल्स को समझने के लिए, सोसाइटी में डिसकोहेशन ना हो इनको बचाने के लिए, उससे करने के लिए। और जो आपका फेमिनिज्म है वो इस बात सपोर्ट करेगा कि आपको यानी कि मेल डोमिनेंस को री करने के लिए जो है सोशल कंट्रोल का वो करती है, ठीक है। एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी से फर्क ये है, देखो इसको यूं समझना, मैं आपको इसको देखो बेसिकली समझाता हूँ। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सोशल मोबिलिटी होता है सोशल क्लास में मूव करने को, इन लोअर क्लास से मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास से अपर क्लास में। अब एजुकेशन क्यों जरूरी है? पहली चीज तो ये है कि एजुकेशन आपको खुद स्किल देती है, आप उसमें यानी कि जो अचीव स्टेटस होता है उसको जाने लग जाते हो, आप जो है आपके पास वो स्किल आ जाते हैं जिससे आप यानी बेहतर अर्निंग कर सको, बेहतर आप जो है लोगों से कनेक्शन बना सको, आपके बेहतर जो है यानी कि सोशल कैपिटल बिल्ड होने लग जाए, आपका जो है आपको इन सोसाइटी के उसमें राइज करने देते हैं। जितना आप यानी कि वेल एजुकेटेड होते हैं एक आम एक अच्छी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, उसमें ऑब्वियस बात है कि एजुकेशन आपके सोशल उसको जो है क्या होता है सोशल मोबिलिटी को सपोर्ट करती है। लेकिन ये हर जगह जरूरी नहीं है, कुछ कम्युनिटीज ऐसी भी होती हैं जहां आपका वो मैटर नहीं कर रहा होता, यानी आपका जो है सोशल इस तरह की मूवमेंट मैटर नहीं कर रही होती है, सोशल मूवमेंट में इशू आ रहे होते हैं, कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्शन होती है बड़ा, यानी कि क्लोज सोसाइटीज होती हैं इसमें आप सोशल मोबिलिटी कर ही नहीं सकते, आप बहुत मुश्किल है करनी, तो वहां पे एजुकेशन इतना सपोर्ट नहीं करेगी। ये चीजें देखने में अब आ जाता है आपके पास स्कूल के टाइप्स जो होते हैं। देखो हम पता है स्कूल के अंदर स्टेट स्कूल होते हैं, हम लोग पब्लिक स्कूल आमतौर पर कहते हैं। मकसद ये मुराद ये कि स्टेट स्कूल जिस तरह आपके गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, इसमें मेन बात क्या होती है। एक स्टेट स्कूल का बेनिफिट ये होता है कि आपको क्या होता है एक यूनिफाइड करिकुलम लगाना आसान होता है क्योंकि सारे स्कूल जो है एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होते हैं। इसका नुकसान क्या है कि उनके पास स्टेट पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि मल्टीपल स्कूल्स को प्रोफेशनली रन कर सके। दूसरा ये कि उनमें करप्शन का इशू होता है, ब्यूरोक्रेसी का इशू होता है, स्टेट की पॉलिटिक्स जो है एजुकेशन का हिस्सा बन सकती है पॉलिटिकली। फर्ज करें अगर हुकूमत नवाज शरीफ की आएगी तो वो किताबों में लिखवाएगा भी नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, इमरान खान की लिखवाई इमरान खान बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यानी ये आपके उसमें आती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो लगा रहा हूँ, मकसद ये कि एग्जाम्पल लिख दी है। तो ये जो है स्टेट में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। स्टेट का बेनिफिट ये है कि स्टेट के पास पैसा ज्यादा होता है इतना कि भाई अगर वो किसी एक सिंगल इंस्टीट्यूशन को अच्छा करना चाहे कर सकती है। कॉम्प्रीहें जो आपके पास आ जाते हैं जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके अंदर आप ये कह सकते हो कि ये आमतौर पे वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसकी मैं आपको मिसाल देखो हमारे ये वो पब्लिक स्कूल होते हैं वो स्टेट बेस्ड स्कूल होते हैं। देखो दो तरह के होते हैं समझना, ठीक है। जो आपका एक स्कूल हो जाएगा जो सिलेक्टिवली आपको सिलेक्ट करेगा आपके एडमिशन क्राइटेरिया के ऊपर कि भाई बंदा जो है उसमें ये एजुकेशन अचीवमेंट होनी चाहिए एक्सेट्रा। कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में हर एक को अलाउड होता है, इतना स्ट्रिक्ट से उसको नहीं देख रहे होते। क्वेश्चन की कोशिश होती है कि हर बंदे को जो है यानी इनटेक किया जाए। उनका जो इनटेक होता है बेसिकली वो होता है उसके ऊपर एज के ऊपर से, यानी एज की रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाए उसमें जो एकेडमिक अचीवमेंट जो होती है या एप्टीट्यूड हो गया या इंटेलिजेंस, ये चीजें मैटर नहीं करती कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स में एडमिशन के लिए। प्राइवेट स्कूल पता है कि प्राइवेट सेक्टर ओन स्कूल होते हैं, बेनिफिट क्या है प्राइवेट सेक्टर ओन स्कूल्स के कि इनके पास पैसा ज्यादा होता है, ये स्कूल को बेहतर बना सकते हैं, कंपेटिटिव होना जरूरी है, वर्क इंसेंटिव होता है, कस्टमर इंसेंटिव होता है, कस्टमर का यानी कि आपके पास आएगा तब जब आप अच्छी चीज ऑफर करोगे तो इसमें ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं, मॉडर्न मेथड्स होते हैं। नुकसान क्या है कि इसके अंदर जो स्टेट की कोहेसिव पॉलिसी है शायद वो ना इस तरह अप्लाई हो पाएगा। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, हर प्राइवेट स्कूल का अपना वो होता है, ये अर्निंग की तरफ चले जाते हैं, इनमें एप्टीट्यूड और मैटर बहुत करता है, तो इनमें ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मौका ना मिल सके जो कि लो इनकम अर्निंग वाले हैं। इस तरह सिंगल सेक्स स्कूल्स का वो पता है कि भाई एक उसके होते हैं फीमेल स्कूल होते हैं जैसे यहाँ जहाँ सिर्फ फीमेल्स पढ़ती हैं, आपके मेल स्कूल हो गए जहाँ सिर्फ मेल पढ़ते हैं, ये वाली चीजें ठीक है। उसके बाद आ गया ये हो गया आपके पास नेक्स्ट चीज। अच्छा हमारे पास और क्या चीज आती है, नेक्स्ट चीज हमारे पास ये आती है कि इसमें आ जाता है आपके पास फेथ स्कूल्स। ये बेसिकली आपके यानी कि ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी के बनाए हुए स्कूल होते हैं। पाकिस्तान में सबसे अच्छी एग्जांपल है इसकी ये डोमिनिकन कॉन्वेंट स्कूल्स नहीं होते, ये हमारे पाकिस्तान में कॉमन है। ये बेसिकली फेथ स्कूल है ना, अब तो ये खाली प्राइवेट स्कूल की तरफ चला गया, बहुत दिन इस तरह चला गया, लेकिन ये कि वैसे बेसिकली फेथ स्कूल है। इससे आपके बहुत सारे आपको इस तरह के फेथ स्कूल मिल जाते हैं, ठीक है। उनमें फिर बेसिकली रिलीजियस कम्युनिटी पे फोकस भी किया जाता है। अब आ गया एजुकेशनल अचीवमेंट के डिफरेंसेस जो हैं वो क्या क्या चीज़ें उनको यानी कि डिफाइन कर सकती हैं। देखो पहली चीज़ तो ये है कि आपने उसमें पैटर्न देखना होता है कि क्या ये पैटर्न जेंडर के साथ, एथनिसिटी के साथ, सोशल क्लास के साथ अफेक्ट कर रहा है। इनको आपस में कंपेयर भी किया करो। एथनिसिटी में ये है कि माइनॉरिटी ग्रुप को हो सकता है कि उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो सकता है, कुछ एथनिसिटीज जो हैं वो उतनी एजुकेशन की तरफ इंटरेस्टेड ना हो, बच्चों को उतना उनकी फैमिली सपोर्टिव ना हो एजुकेशन की तरफ, ये तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद आपका एथनिसिटी आ जाती है, जैसे होगी जेंडर आ जाता है। जेंडर में पता है कि भाई मुख्तलिफ जो जेंडर आपकी बुक में बताया भी हुआ है कि कौन सा जेंडर जो है वो किस तरह के सब्जेक्ट्स के बारे में नेचुरली जो होता है उनकी इंक्लिनेशन ज्यादा होती है लॉजिकल सब्जेक्ट्स की तरफ या दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ, ठीक है। फिर जेंडर का ये भी होता है कि जेंडर में से किस जेंडर को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है एजुकेशन की तरफ, किसको ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे मोस्ट साइड्स में जो है मेल उसको ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। सोशल क्लास में आ जाता है वही बंदा जो है कि उसके घर में यानी कि मनी अवेलेबल है, बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो बेहतर वो कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता। मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके पेरेंट्स जो है 10-10 12-12 करोड़ रुपए लगा देते हैं। मजाक नहीं कर रहा है, मैं कुछ कभी वीडियो में मिसाल बताऊंगा आगे कभी मौका मिला।
सिर्फ ये नहीं कि उनको किसी एक सर्टिफिकेशन को करवाने के लिए सर्टिफिकेशन वो फिर भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं इनके पेरेंट्स 50-60 हज़ार में जो है उनको आगे वो कर जाते हैं। तो ये सोशल क्लास में ये चीज़ भी आती है कि बंदा खुद भी ड्राइव और वो ड्राइव होता है। एक दफा बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना, तो बड़ा मुश्किल होगा, होते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि वो एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। जिनके पास नहीं होता फिर वो ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि यार हमने इसके थ्रू जो है अपने फ्यूचर बनाना है, तमाम चीज़ें, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे आता है मटेरियल जो डिफरेंसेस होते हैं, मटेरियल डिफरेंसेस में ऑब्वियसली बात है रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, जो आपके उसके कल को आप रिसोर्सेज डिराइव करना चाहते हो, दोनों चीज़ें, ठीक है। ये मटेरियल इनपुट्स भी, मटेरियल आउटकम भी जो आपका एक्सपेक्टेड है। कल्चरल चीज़ें आती हैं उसमें, आपके लैंग्वेज के डिफरेंसेस आ गए, रिलीजन के डिफरेंसेस आ गए। रिलीजन में देखो कुछ रिलीजन में रिस्ट्रिक्टिव हो सकते हैं फीमेल एजुकेशन के, कुछ नहीं होते, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपका रिलीजियस डिफरेंसेस के अंदर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी टाइप की एजुकेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ें। जैसे इंडियन जो आमतौर पे जो प्योर कटर ब्राह्मण होते हैं, वो हिंदू जो होते हैं वो आमतौर पे फोकस कर रहे होते हैं अपने वो जो उनके वो होते हैं ना, क्या होते हैं उनके जो, वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उनको यार, राइम्स नहीं होती उनके ऊपर, ये राइम नहीं, हिम्स जो होती है उनके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एजुकेशन ज्यादा होती है, इस तरह की चीजें, ठीक है। उसके बाद आपके यानी कि इस तरह लिंग्विस्टिक फीचर्स आ गए भाई। फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियस ही बात है कि भाई एक बंदा जो है उसने बचपन से पढ़ी उर्दू है, उसने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, तो इंग्लिश के पेपर में किस तरह सॉल्व करेगा, ठीक है। फैमिली का बैकग्राउंड मैटर करता है। आपकी फैमिली के बैकग्राउंड में अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए भी ऑब्वियसली बात है पढ़ना लिखना आसान होगा, लेकिन ये कम वो नहीं है, सिंगल रूल फिट सॉल्व वाली बात नहीं है। मुख्तलिफ फैमिलीज के अंदर मुख्तलिफ चीज भी अप्लाई होती है, यानी मुख्तलिफ फैमिलीज में मुख्तलिफ चीजों का इस तरह होता है कि मुख्तलिफ फैमिलीज जो है उनका वो वेरी करता है, ठीक है। एजुकेशनल अचीवमेंट जो होती है उस पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। स्कूल टीचर, अच्छा बड़ी मजे की बात है कि आपका टीचर किस तरह है, आपका स्कूल कैसा है। आपका स्कूल बहुत अच्छा है, ठीक है, बच्चे से मुराद ये कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, और ये मिसाल मैं उसको टारगेट नहीं कर रहा स्कूल का, मैं उसके स्कूल का नाम नहीं लेता, खैर मैं बस एक मिसाल देता हूँ। हम जब थे ना ओ लेवल में, हम बावलपुर में थे, हमें उस वक्त इतने इंटरनेट पे हमने नहीं वो रिसर्च वगैरह नहीं की हुई थी। हमारे साथ एक लड़का आया कराची का, उसने पहले दिन आते ना ड्रामा डाल दिया कि मैंने ना ओ लेवल में बेहतरीन ग्रेड्स लेने हैं क्योंकि मैंने एक फलां कॉलेज है उसमें घुसना है, वो बहुत बड़ा ए लेवल कॉलेज है, बहुत बड़ा ए लेवल कॉलेज है। एंड हमारे जिन में उस कॉलेज का इतना हवा बन गया ना कि भाई कराची में अगर इस कॉलेज में ना गए ना तो फिर तो ए लेवल होता ही नहीं है। खैर हमने कर लिया अपना ए लेवल, भावलपुर से कर लिया, अल्लाह का शुक्र है, वो तो अल्लाह ताला ही नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र ही है कि अल्लाह ताला ने उसका बड़ा अच्छा कहीं नहीं कि वो भी दिया, आउटपुट भी दिया, सब कुछ हो गया। 4 years लेटर बनाया एंड 4-5 years लेटर बनाया स्टार्टेड टीचिंग। तो उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए, ठीक है। फिर मैंने उनसे इंडिविजुअली मैंने उन सबको बात दी कि मैंने बताया भी उनको, मैंने कहा यार आप उस फलां कॉलेज से हैं, जरा मुझे उसके बारे में बताएं। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार मेरे जहन में ये इमेज था इसका, एंड इट टर्न्स आउट दैट इट इज प्रीटी मच सिमिलर टू द कॉलेजेस, ठीक है। तो स्कूल का मतलब ये होता है कि स्कूल में एजुकेशनल फैसिलिटीज किस तरह प्रोवाइड की जा रही हैं, उसमें आपको को करिकुलर फैसिलिटीज किस तरह प्रोवाइड की जा रही हैं, टीचर्स कैसे हैं। देखो मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे मैथ्स के टीचर वो टीचर ना होते सर जवाद बासी साहब ने मुझे मैथ्स पढ़ाई थी, अगर वो मैथ्स के टीचर ना होते तो हो सकता है मेरा मैथ्स का ग्रेड इतना अच्छा ना आता। मुझे ओ लेवल मैथ्स में याद है कि 3 मंथ्स पहले तक पेपर से मेरी तैयारी नहीं थी, ठीक है। वो तो 3 मंथ्स में उन्होंने कितनी यानी इतनी डायरेक्टेड तैयारी करवाई कि यार इस तरह होता है, इस तरह होता है, ऐसे करना होता है कि उसके बाद मैथ्स का ये था कि मैथ्स से पिछली रात आराम से सोए हुए थे कि यार इस पेपर में तो इंशाल्लाह मार्क्स आ ही जाएंगे। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आके यानी कि इस तरह मेरे अकाउंटिंग के टीचर थे जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई थी, इकोनॉमिक्स का भी ये सीन था। इकोनॉमिक्स से पेपर्स, इकोनॉमिक्स में मेरी यानी कि वो थी, इकोनॉमिक्स के जो आपका एडेक्सल का इंटरनेशनल ए लेवल है उसमें मेरी मुझे याद है पाकिस्तान डिस्टिंक्शन थी, ठीक है। और मजे की बात क्या थी, नहीं पाकिस्तान लेवल जो है उसमें यानी कि नेशनल लेवल डिस्टिंक्शन थी। और मजे की बात क्या है कि उससे पिछली रात, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे सही तरह याद नहीं कि मेरा उससे पिछली रात थी या वो था, लेकिन प्रोबेबली मैं रात को 2 बजे तो पार्टी अटेंड करके आया था आराम से, मुझे पता था कि पार्टी करके आएंगे, ये पेपर तैयार है, इसमें इंशाल्लाह मार्क्स आ जाएंगे। तो ये टीचर का बड़ा इंपैक्ट होता है कैसे वो आपको टीच कर रहा है एजुकेशनल अचीवमेंट के ऊपर। वही अगर मुझे ऐसा टीचर पढ़ा रहे होते जिनसे मुझे खुद नहीं आता था तो मैं किस तरह उसमें अचीव करता, ठीक है। ये हो गया आपका प्यूपल सब कल्चर होता है भाई कि उसमें देखो आपको क्लास के अंदर ना वो सब मिल जाता है। कुछ होते हैं वो जो होचे प्यूपल्स होते हैं ना जिनमें सिर्फ जाके सिगरेट मारनी होती है, यो करना होता है, कुछ नहीं करना होता लाइफ में, उस तरह के होते हैं। कुछ आपको मिलेंगे वो स्टूडेंट जिन्हें सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, उनका फोकस होता है। कुछ आपको एक बड़ा होता है किताबी कीड़े मिलेंगे। हमारे साथ एक स्टूडेंट था यार, अब तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये है कि यार वो बंदा, एंड आई एम टेलिंग हिम, यानी मैं उसको एडमायर कर रहा हूँ, मैं कोई उसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं एडमायर कर रहा हूँ। वो बंदा मैथ्स की बुक पढ़ता था बैठ के, यानी कि आपकी अगर आपको याद हो जब मैथमेटिक्स की ए लेवल की ओ लेवल की जैसे डी सीरीज नहीं है, इस तरह से ए लेवल की बुक्स होती है ना, उनके शुरू में एग्जाम्पल क्वेश्चंस करके दिए होते हैं। कभी जिंदगी में नहीं पढ़े आज तक वो बंदा, डिसमिसल टाइम बैठ के उनको पढ़ता था यार, उनकी एग्जांपल्स पढ़ता था। मैथ्स की बुक को पढ़ रहा होता था, मुझे कभी समझ नहीं आया कि मैथ्स की बुक में पढ़ क्या रहा होता था, चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर समझ भी आता है। वो मैथ्स की बुक को पढ़ रहा होता था बैठ के, सुबह आता था असेंबली छोड़ के बैठ के बुक पढ़ रहा है मैथ्स की, वो कर रहा है। और मेरा ख्याल है उसके सेट में शायद परफेक्ट स्कोर भी आया था, आगे का मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ये था कि उसने मतलब मेहनत बड़ी की थी। लेकिन इस तरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं, और मैं बड़ा उसका एडमायर करता था इस चीज को, भाई दुनिया का ख्याल किए बगैर माशाल्लाह वो इस तरह कर रहा है। और बड़ा यानी कि एक डिटरमिनेट स्टूडेंट था, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आ गया इंटेलिजेंस को मेजर करने का तरीका होता है। देखो भाई इंटेलिजेंस मेजर करने में मुराद ये है कि इसमें जो मेन चीज समझने वाली है
क्या इंटेलिजेंस मेजरमेंट जो है एक्यूरेट है, क्या इंटेलिजेंस मेजरमेंट इंटेलिजेंस को ही मेजर कर रही है, किसी और चीज को मेजर करने बैठती है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रखना होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे कि इंटेलिजेंस की मेजर की बेस पे जो आप लोगों को सिलेक्ट कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनने के लिए, वो बात इंपॉर्टेंट है, क्या वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये तमाम चीजें। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास और क्या बात आती है, और क्या बात आती है ब्रो, और क्या बात आती है। अच्छा, ऑफिशियल और हिडन करिकुलम की बातें जो होती हैं भी समझना जरूरी बात है। यार ये हिडन करिकुलम में बेसिकली वो चीजें हैं जो आप स्कूल में लर्न करते हो, जो कि स्कूल के ऑफिशियल करिकुलम का हिस्सा नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इनको एग्जामिन नहीं किया जाता, इनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता। एक्नॉलेज से मुराद ये है कि उसके किसी लेसन प्लान में शामिल नहीं होती इस तरह। लेकिन ये है कि ये आपको मिलती किससे है, टीचर के बिहेवियर को देख के, स्टूडेंट्स की आपस में कोलैबोरेशन को देख के, ठीक है, क्लास की मैनेजमेंट के स्टाइल को देख के, ये तमाम चीजें आपकी उसको एक अफेक्ट कर रही होती हैं आपके लर्निंग प्रोसेस को। स्कूल में असेंबली क्यों हो रही है, कुछ स्कूल में नहीं होती, उससे क्या अफेक्ट पड़ता है, पनिशमेंट का जो तरीका है, क्या किसी बात पनिशमेंट दी जा रही है नहीं दी जा रही। हालांकि ये चीजें, आप एक बच्चा चीटिंग कर रहा है, आपने किसी पेपर में लिखा, फर्ज करें कि चीटिंग जो है उसके खिलाफ है, चीटिंग कर रहा है, आपको तो 10 थप्पड़ पड़ते हैं टीचर से, ऑब्वियसली बात है, समझ जाएगा भैया ये काम नहीं करना। कई नहीं भी समझते, हमारे साथ था एक ऐसा, बहुत पिटाई करके नहीं समझा, लेकिन मकसद ये है कि समझने वाली बात ये होती है कि भाई इससे यानी कि आपको डिराइव ये चीज होती है कि क्या ये चीज यानी आपने कैरी फॉरवर्ड करनी क्या नहीं करनी, यानी ये वाली बात, ठीक है। तो वो चीजें जो ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं की जाती हैं, लेकिन वो आपके करिकुलम का पार्ट होती हैं, सिखाई जाती हैं आपको थ्रू अनहिडन करिकुलम, आपके एक्सपीरियंसेस से, इन चीजों से। अच्छा, ये हो गया आपका ऑफिशियल करिकुलम जो होता है, ऑब्वियसली बात है कि आपको साइंटिफिक या आपके जो बेसिकली सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज है वो देने में काम आता है। और जो हिडन करिकुलम है ये आपको एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर्स, ये चीजें समझाने का काम आता है, नॉर्म्स वगैरह समझाने का काम आता है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है इसके मुख्तलिफ जो कॉमन टर्म्स हैं, उन पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ बीच में। अच्छा जी, हमारे पास कुछ कॉमन टर्म्स आ जाती हैं, बात कर लेते हैं। ये जो एथनोसेंट्रिज्म होती है ना, बेसिकली इसमें दो चीजें होती हैं आमतौर पे। एक चीज तो ये होती है कि हर चीज को ना अपने कल्चर के पर्सपेक्टिव से व्यू करना, और दूसरा ये समझना कि आपका कल्चर या आपका तरीका जो सुपीरियर है टू अदर्स, ठीक है। तो एथनोसेंट्रिज्म का बेसिकली नुकसान यह होता है कि इससे जब आप एजुकेशन में इसको अप्लाई करते हो तो आप डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को मिस कर जाते हो। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन जरूरी होती है ताकि उसमें आप हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सको, लोगों की बात को समझ सको, ये तमाम चीजें, ठीक है। अच्छा, हमारे पास आ जाता है उसके बाद एंटी स्कूल सब कल्चर आ जाता है, से बात कर लेते हैं। ये एंटी स्कूल सब कल्चर वाले वो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल के खिलाफ रिबेल कर देते हैं कि हमने स्कूल में कुछ भी नहीं करना, यानी स्कूल की उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं कुछ मिसाल देता हूँ। अह, यानी इसमें ना बेसिकली डिफरेंट एटीट्यूड अपना लेते हैं जो स्कूल के उससे मैच नहीं कर रहा होता, डिफरेंट उनके एकेडमी के जो एकेडमिक एम्स हैं, एथिक्स होते हैं, स्कूल के रूल्स होते हैं, उसको तोड़ के। मुझे याद है कि ना ए एस लेवल के स्टार्ट में ना, मैं हूँ स्कूल से नहीं, मैंने ए एस लेवल में मोस्टली सब्जेक्ट स्कूल स्टूडेंट के तौर पे अपेयर किए हैं, ए एस ए टू में, लेकिन कुछ सब्जेक्ट मैंने प्राइवेट भी दिए हैं, लेकिन ये है कि मोस्टली स्कूल दिए थे। लेकिन सम इशू विद द मैनेजमेंट, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। क्या ए एस लेवल के पहले महीने या दूसरे महीने के बाद से लेके ए टू के एंड तक मैंने स्कूल में कदम नहीं रखा। हालांकि स्कूल में जाना जरूरी होता है, अटेंडेंस जरूरी होती है, आपके बहुत सारे मसले, नहीं अटेंडेंस आपके कैमरे के ग्रेड पे तो अफेक्ट नहीं करती, स्कूल के लिए जरूरी होती है, ठीक है। मॉक एग्जाम्स वगैरह, प्री मॉक्स कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो ये एक एंटी स्कूल सब कल्चर, अब मुझे खैर होता भी है कि यार मतलब एक्सट्रीम हो गई थी बात, नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये है कि इट्स एन एंटी स्कूल सब कल्चर, ठीक है। तो इस तरह नहीं, उसके खिलाफ जो रिबेल करने की बात होती है वो होती है। हाँ, इससे बात ये साबित होती है कि जो आपको कह रहे होते हैं ना, अकेडमी नहीं आएंगे तो बेचा आपके कैमरे के ग्रेड से 20% रिड्यूस हो जाएगा, ये सब झूठ है। कैमरे का ग्रेड सिर्फ आपके पेपर मैटर करता है, या अगर कोई कोर्स वर्क बेस्ड सब्जेक्ट है, बहुत कम होते हैं सब्जेक्ट ऐसे, उनके कोर्स वर्क पे मैटर करता है, लेकिन कैमरे का ग्रेड आपके स्कूल के अटेंडेंस से मैटर नहीं करता। करता होता तो मैं फेल होता, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर मैं तो फेल, क्या मैं बिल्कुल ही फेल होता अगर स्कूल का अटेंडेंस मैटर करती होती। खैर, ये हो गया जिस पर हमारे पास आ गया डिस्क्रिमिनेशन। ऑब्वियसली बात है कि अन यानी बायस तरीके से, अनफेयर तरीके से जो है लोगों के बीच में वो यानी कि वो करना, डिफरेंस क्रिएट करना, कि उसके उसमें बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, जेंडर, एथनिसिटी, फैमिली बैकग्राउंड, सोशल कैपिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और हमारे पास क्या आता है, वोकेशनलिज्म। हाँ, ये जरूरी बात है, वोकेशनलिज्म की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली ये बात है कि जो चीजें पढ़ाई जा रही है ना, वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो, बल्कि उसको मार्केटेबल नॉलेज हो, ऐसी चीज के बच्चों कल को उसको मार्केट कर सकते हैं। देखो, आप फर्ज एमबीए करके आ जाते हो, आप क्या बताओगे, मैंने बुक्स पढ़ी हुई एमबीए की, ये बताएंगे। वोकेशनल नॉलेज वो होगा कि जहां आप बता पाओगे मुझे ये फिलां स्किल है, मैं ये कर सकता हूँ, तो मुझे ले लो, ठीक है। अब बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज अब इसकी तरफ मूव भी करती जा रही हैं कि वोकेशनल नॉलेज ज्यादा जरूरी होता है कंपेयर टू आपका ये जो बुकिश नॉलेज होता है इससे, ठीक है, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज से। तो ये चीज आपकी वोकेशनलिज्म में आती है, ठीक है। और हमारे पास क्या आता है, स्टेट स्कूल में बात कर चुका हूँ, स्ट्रीमिंग का मैंने आपको बता भी दिया था पहले भी, ठीक है। उस पर हमारे पास क्या आता है, सोशलाइजेशन की बात हो चुकी है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो होता है ना, ये बेसिकली बड़ी मजेदार टर्म है, सेल्फ।
अगर आप शुरू में ही एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है बाद में कंफर्म हो जाएगी भी फॉल्स थी। इसका मुराद क्या है, बेसिकली ऐसी उसमें जाना, प्रोसेस में जाना जहां पे आपने जो ओरिजिनली एक जो है एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखी होती है वो बाद में खुद ब खुद कंफर्म हो जाती है, ठीक है। यानी बेसिकली इसको यूं समझ लो कि मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, इसकी बड़ी ब्रॉड सी एग्जांपल है, बात समझ आ जाएगी। मैं सोचता हूँ कि यार ये जो है ना मेरे साथ बंदा बैठा टेबल के ऊपर, अगर मैं इसके हाथ में मुक्का मारूंगा मैं थप्पड़ मारेगा, ठीक है, वो ऑब्वियस बात है उसने मारना है मैं उसके हाथ में मुक्का मारूंगा, एक्शन करूंगा तो भी उसके बाद जो है यानी ऑब्वियस रिटर्न में थप्पड़ मुझे मारेगा ही मारेगा। तो ये यानी कि ऐसी फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखना जो उसके बाद अगले बंदे के बिहेवियर से या उसके साथ जो है कंफर्म हो जाए, इस चीज को कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। उस पर हमारे पास आ गया सिलेक्टिव एजुकेशन की मैंने बात आपको पहले बताई है कि भाई यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स को पढ़ने को जाए, यानी कि सिलेक्टिवली उनको वो स्टडी करवाना, क्यूरिकुलम में सिलेक्टिव करना, ये तमाम चीजें, ठीक है। और सिलेक्टिव स्कूल का मैंने आपको बताया कि सिलेक्टिव स्कूल होते हैं जो बच्चों को एंटर करते हैं अपने उसके अंदर बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल अचीवमेंट्स, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा, बजाय कि कॉम्प्रिहेंसिव हो, हर एक को अलाउ कर रहे हो, ठीक है। उस पर हमारे पास आ जाता है, ये हो गया लेबलिंग का। लेबलिंग का मैंने हम बात नहीं, हमने लेबलिंग की बात नहीं की, इस पे बात कर लेते हैं। लेबलिंग क्या बेसिकली मतलब ये किसी बंदे को ना एक पर्टिकुलर नाम से या टर्म से या फ्रेज से जो डिस्क्राइब करना। जैसे स्कूल में आपने आमतौर पे देखा भी होगा कि ये होता है ना कि पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी, लेकिन आमतौर पे नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज हो रही होती है, पॉजिटिव में भी आ सकती है, ये होता है गुड स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह नेगेटिव में आ जाती है कि इसे कहते हैं नहीं ये क्या यार फारिग वो है, इस तरह, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद आईक्यू टेस्ट का पता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट होता है। आईक्यू टेस्ट की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये है कि क्या आईक्यू टेस्ट वाकई ही इंटेलिजेंस मेजर कर रहे होते हैं या आपके टेस्ट को पूरा करने की एबिलिटी को मेजर कर रहे होते हैं, ये चीज बड़ी मैटर करती है, ठीक है। तो ये आपके आईक्यू टेस्ट के उसके क्रिटिसिज्म उसकी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर उसके अंदर, ये हो गया हमारे पास एथनोसिज्म हो गया, फिर स्कूल वगैरह हो गए, फंक्शनल एजुकेशन की बात मैंने आपको बता दी, एक भी सोशलाइजेशन क्रिएट करना, लोगों को आगे सोसाइटी उसके लिए वर्क प्लेस के लिए ट्रेन करना, फैमिली से ट्रांजिशन जो होती है वर्क प्लेस के अंदर इंसान की, एक स्टूडेंट की, बच्चे की, वो होती है थ्रू द इंटरमीडिएरी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये आपका विजन में रखना है आपने, एजुकेशन यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। ऊपर हमारे पास आ जाता है कंपल्सरी एजुकेशन, वो ऑब्वियस बात है हर उसमें मुख्तलिफ होती है, मोस्टली में फिफ्थ स्टैंडर्ड होती है, कुछ में मैट्रिक होती है, इस तरह, ठीक है, जो आपने लेनी लेनी होती है इससे पहले आप जो है यानी कि स्कूल नहीं छोड़ सकते, ये वाली बात होती है, अपार्ट फ्रॉम एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो ग्रेटिफिकेशन, ये जो आपकी इमीडिएट या डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन, ऐसे बात कर लेते। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ये होती है कि आप ना एक करंट बेनिफिट के लिए इमीडिएट अभी आपको बेनिफिट एक मिल जाएगा ना, हालांकि वो उस बेनिफिट से बहुत कम है जो फ्यूचर में आपको मिलना है, लेकिन आप उस करंट बेनिफिट के लिए फ्यूचर बेनिफिट को फोरगो कर देते हो ताकि मुझे अभी बेनिफिट मिल जाए। इस तरह डिलेड ग्रेटिफिकेशन होती है कि बाद में ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए, फ्यूचर ग्रेटर बेनिफिट के लिए आप जो करंट बेनिफिट होता है उसको फोरगो कर देते हैं, ठीक है। तो ये उसके यानी कि वो है आपस में, इसको ध्यान में रखना है आपने। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, मेरे ख्याल मोस्टली चीजें हो गई, काफी लंबी भी होगी, मेरे को लगाऊं कोई अगर और क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डाल देना, मैं भी जिसके बाद जाग ही रहा हूँ इंशाल्लाह, तो मैं आपके वो साथ साथ जो है फिर यूट्यूब के उसमें रिप्लाई करता जाऊंगा, या कहीं और मैंने पोस्ट की होगी तो वहां करता जाऊंगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक यार, उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, होपफुली होपफुली।